2026 में क्या कोई खगोलीय घटना होने वाली है? कोई बड़ा ट्रांजिट है जिसका हम सब के जीवन पर कुछ असर पड़ेगा क्या? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी देखें तो जिसे कहते हैं तख्ता पलट या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की कगार पर आएगा और पोलराइजेशन के प्रिंसिपल्स बदल जाएंगे और जैसा मैंने कहा मल्टीपोलराइजेशन होगी। अब किसी एक की धांधली नहीं चलेगी। भारत अब वो देश है जो एयर स्ट्राइक करता ही रहता है। ऐसा तो अभी बार बार होगा, अभी पीओके आएगा, अभी आप जानिए वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी अभी झलक बाकी है। अब भी आप जानिए कि मार्च तक स्थिति गंभीर बनी हुई है। जनवरी से जून 2026 कोई अच्छा पीरियड नहीं है। अच्छा इन द सेंस इसमें भी एक एयर स्ट्राइक की तरफ या एक सेकेंड पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर इसमें एक्टिवेट हो सकता है। युद्ध होगा का मतलब फुल फ्लेजेड युद्ध होगा। फुल फ्लेजेड युद्ध की कहानी ये है कि रोका तो बीच में जा सकता है मगर कोई आप पर मिसाइल दाग देगा। तो शनि का कुछ भी करना हमेशा सुर्खियां बन जाता है, खबर बन जाता है। तो क्या 26 में भी वो सुर्खियां शनि के चलते बनेंगी क्या? नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखा जाए तो जब ये बृहस्पति के नक्षत्रों में शनि का गोचर होता है तब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही क्लिंचिंग पोजीशन या क्लिंचिंग विक्ट्री पाते हैं। मेष राशि पर शनि की 7.5 अब शुरू हुई है तो थोड़ा कष्ट, थोड़ी दुविधा तो रहेगी। 7.5 में आपको पुश किया जाएगा, आपको अपनी लिमिट तक स्ट्रेच किया जाएगा। अब मैम वृषभ राशि, माँ की आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये साल के अंत में वृषभ राशि के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मिथुन वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप तब तक अपनी नौकरी ना छोड़ें जब तक आपके पास दूसरी ना हो। अब सिंह राशि, सप्तमेश का अष्टम भाव में आना ये आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए या आपके जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है स्पाउस के साथ उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दिखाएगा। वृश्चिक राशि, चेस्ट हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, आपको कंजेशन ना हो, आप इसका भी ध्यान रखें और अपने बॉसेस से बनाए रखने की कोशिश करें। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? जून से अक्टूबर के बीच में तो स्पेसिफिकली धनु राशि वाले लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुंभ राशि की हम चर्चा करें, अब 26 कैसा रहेगा उनका? देखिए कुंभ राशि वालों के लिए ये इंटरेस्टिंग है कि नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अलग बात है कि ये अंग्रेजी नववर्ष है लेकिन भारतीय संस्कृति है, हम सबको महत्व देते हैं और इसीलिए नया साल आप सभी का खुशियों भरा रहे, उत्साह से आप मनाइए भी इसे और जितनी सफलता आप हासिल कर सकते हैं 2026 से वो आपको मिले भी। पर हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर कहीं कुछ बाधा है, अगर कहीं कुछ त्रुटि हो सकती है तो उसे ठीक करने का रास्ता भी भारतीय ज्योतिष हमें दिखाता है। इसलिए 2026 की शुरुआत में ही इंगित करने की हम कोशिश करेंगे कि पूरा 26 आपका कैसा बीतने वाला है, क्या सफलताएं आपको मिलने वाली हैं और कहाँ कहाँ थोड़ी सी असफलता की झलक अभी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही रेमेडी भी आपको मिलेगी क्योंकि जो ज्योतिषाचार्य मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं वो अपने ज्ञान के चलते ही पहचानी जाती हैं। चिंतामणि एसकेटी पर पहले आप उन्हें देख चुके हैं, बहुत सारा स्नेह आपने दिया था। एक बार फिर से चलिए स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और स्पिरिचुअल काउंसलर मनीषा आहूजा जी। बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू शालिनी, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। आपके चैनल पे आना हमेशा मेरे लिए हमेशा शुभ रहा है और दर्शकों के लिए भी शुभ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि हमें 26 की चर्चा करनी है और ये पहली बार होगा कि हम बात करेंगे लोगों की पर्सनल लाइफ के ऊपर, पर्सनल प्रेडिक्शन आप आज पहली बार करेंगी मेरे साथ जी। तो उसके पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि 26 में क्या कोई खगोलीय घटना होने वाली है, कोई बड़ा ट्रांजिट है जिसका हम सब के जीवन पर कुछ असर पड़ेगा क्या? हाँ, देखिए जब हम राशिफल की प्रेडिक्शंस करते हैं और साल भर के राशिफल की प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम मेजर प्लैनेट्स की मूवमेंट देखते हैं। अब चंद्रमा जैसे कि
फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, चंचल है, वो तो हर महीने में 12 राशि कवर करेगा, वो तो फिर आपको मंथली हॉरोस्कोप्स में जाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। पर जब हम साल भर की प्रेडिक्शंस लेते हैं तब हम बृहस्पति, शनि और राहु केतु के अक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ग्रहण विचार भी इम्पॉर्टेंट विचार है, मगर फिर बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो ग्रहण विचार एक अलग से किया जा सकता है। मगर अगर हम बृहस्पति को समझें, और मैं ये आपके ही पॉडकास्ट में पहले भी बता चुकी हूँ कि 2025 से 2032 बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, और नॉर्मली बृहस्पति समझ लीजिए 11 से 12 साल में अब पूरा जो 12 राशियों का जो सर्कल है उसको कंप्लीट करते हैं। मगर अब 2025 से 32 अतिचारी बृहस्पति, अब ये 8 साल जो है, 7-7.5 साल, इसी में 12 राशियाँ कवर हो जाएंगी, है ना। तो ये अतिचारी फास्ट फॉरवर्ड मोशन है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये फास्ट फॉरवर्ड कोर्ट्स की तरह है, जस्टिस भी फास्ट फॉरवर्ड ही डिलीवर होगा, है ना, क्योंकि देव गुरु हैं। और अतिचारी बृहस्पति समझ लीजिए जैसे एक कार्मिक बैलेंस है, या जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में ले आएंगे, जैसे इवेंट्स सडनली फ्रक्टिफाई होने लगेंगे। ऐसा 25 से 32 का पीरियड। और इसी के बीच में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी देखें तो जिसे कहते हैं तख्ता पलट, हाँ, या मल्टीपोलराइजेशन, ये प्रकार की चीज़ें अब ये 25 और 32 अगर आप देखेंगे तो 32 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की कगार पर आएगा, और 34 तक आपको वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से आज की डेट में कंट्रीज और पावर्स स्टैक्ड हैं, 32 के बाद आप समझ जाएंगे, आपको ये इस बात की जिसे कहते हैं आहट हो जाएगी कि वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज होने को है, और 34 से पावर्स की स्टैकिंग ही बदल जाएगी। आज जो पावरफुल है आप देखेंगे धीरे धीरे वो नीचे आएगा, और जो नीचे है या जो मिड लेवल पे है अब वो ऊपर जाएगा। पोलराइजेशन के प्रिंसिपल्स बदल जाएंगे, और जैसा मैंने कहा मल्टी पोलराइजेशन होगी। हाँ। अब किसी एक की धांधली नहीं चलेगी। अच्छा, है ना। तो ये आपको अब यूएस की, जैसे मैं यहाँ पर ये हाँ, बात है, अब वो धांधली नहीं चलेगी, अब वो डॉन जो है वो एक नहीं रहेगा, अब सब अपनी जगह के राजा हो जाएंगे। अभी तक तो अमेरिका, रशिया, कुछ हद तक चाइना, मतलब कुछ हद तक। देखिए चाइना के बारे में तो मैं आप ही के चैनल पे बता रही हूँ कि पहले भी बताया मैंने कि ये जो डेकेड आप 30 तक आप देख लीजिए, ये सिर्फ ये 2020 से शुरू हुआ, जो कि कोरोना का एक उद्गम स्थान अगर हम कहें, वहाँ से शुरू हुआ। तो वहाँ से अब ये इट्स अ डाउन स्लाइड, ये अब कहानी ऊंची नहीं उठने वाली है। अब तो आप देखेंगे बाय द टाइम इट्स 2030 आपको आहट हो जाएगी कि भारत अब बहुत आगे जाने वाला है अक्रॉस, वेदर इट्स स्पेस, इट्स टेलीकम्युनिकेशंस, इट्स मेडिसिन, बहुत ऊंची उड़ान है अब। हाँ, भारत के लिए बहुत ऊंची उड़ान है। तपोभूमि की अब बड़ी ऊंची उड़ान होने वाली है। शानदार। तो ये हम 32 तक होता हुआ देखेंगे। आप ये 32 तक होता हुआ देखेंगे, 32 तक 30 के बाद आहट है, 32 के बाद पूरी मैंने पता लग जाएगा, और 34 के बाद तो स्टैकिंग ही बदल जाएगी। 34 से वो जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, फिर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। चौथी अर्थव्यवस्था भी आप देखें जून 2027 से पहले भारत बन जाएगा। वो क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि भारत की वृषभ लग्न की कुंडली के लिए जो कुंभ राशि है वो दशम भाव में आती है, और 23 और 24 में शनि का गोचर इसी भाव में रहा, और अब मीन भाव में चलेगा, मीन राशि में चलेगा जून 2027 तक। मीन जो कि वृषभ लग्न की इस कुंडली के लिए एकादश भाव है, और यहीं पर वक्री मार्गी यानी कि दशम एकादश के बीच का ये जो खेल है, यही भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना देगा जून 2027 से पहले। क्या बात है। और अगर ऐसा हो गया तो मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो मुझे लगता है फिर वो भी बहुत पहले ही हो जाएगा। 47 तो नहीं आता दिखता, क्योंकि आहट जो है, हाँ। मैं कहूँगी जो एक शंखनाद है भारत की बढ़त का, वो तो आप 2030 को एक पिवटल पॉइंट समझें उसके लिए। अच्छा, क्या बात है। तो जिन लोगों को डाउट हो रहा था कि ये हवाई बात है या वाकई ये सच होगा, तो ज्योतिष भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि ये होगा, और बहुत जल्दी होगा। जो टाइमलाइन सेट की गई है, जो टारगेट सेट किया गया है, उसके बहुत पहले ही होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। हाँ, ये होगा, मगर ये ध्यान रखिए कि भारत को भी युद्ध की तरफ जाना होगा। ऐसा 2029 से ये एक्शन पॉइंट दिखता है। जून 2029 से ये एक्शनेबल है, जब भारत की राशि में
राहु जो कि दोबारा से बोल रही हूँ इस बात को। अब देखिए ये भी जानिए कि 2029 से भारत को भी युद्ध की तरफ मुड़ना होगा। बहुत ही स्ट्रेटेजिक कॉल्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जब शनि वृषभ राशि में प्रवेश करता है और मिड ईयर 29 में भी प्रवेश करेगा वृषभ राशि में शनि, कुछ महीने के लिए रह के फिर वक्री, और फिर जून 2030 से पूरी तरीके से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे शनि। जब ऐसा होता है तो भारत के लिए एक थोड़ा सा कठिन समय आता है, क्योंकि वृषभ राशि में ही शनि रोहिणी नक्षत्र में जब गोचर करते हैं तो थोड़ा सा एक टफ टाइम आता है। तो बहुत ही, जैसे कहते हैं, इस पोलराइज्ड वर्ल्ड में भारत को भी बहुत ही टफ कॉल्स लेनी होंगी। तो ये समय अगर लार्जर आर्क देखें तो जून 29 से जून 32 लार्जर ब्रॉडर आर्क देखें, बट डेफिनेटली बिटवीन जून 30 एंड जून 32। तभी मैंने कहा आहट 30 से सुनाई देगी और 32 से गहरी होगी। मैं एक चीज़ हमेशा समझना चाहती हूँ, जब आप या कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि युद्ध जैसी स्थिति बनेगी या युद्ध होगा, कि भारत अब वो देश है जो एयर स्ट्राइक करता ही रहता है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके हैं जहां आतंकी रहते हैं वहां हमला करता ही रहता है। तो उससे तो हम युद्ध नहीं कह रहे ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था वो युद्ध नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर को हम युद्ध नहीं कहेंगे, वो तो आप एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के एरिया में रहेगा, और ऐसा तो अभी बार बार होगा। अभी POK आएगा, अभी आप जानिए वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी अभी झलक बाकी है, अभी वो पूरा नहीं हुआ। अभी भी अगर आप देखें 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और आउटर कॉन्फ्लिक्ट का ये साल है, ठीक है। ये वर्षफल भी अगर हम भारत का देखें 15 अगस्त 25 से 15 अगस्त 26, इसमें नवंबर, मेरी ये पुरानी प्रेडिक्शन है, 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में धमाका है। ये मैंने मार्च में प्रेडिक्ट किया था जी। अब भी आप जानिए कि मार्च तक स्थिति गंभीर बनी हुई है, मार्च तक स्थिति गंभीर बनी हुई है। जनवरी से जून 2026 कोई अच्छा पीरियड नहीं है। अच्छा इन द सेंस इसमें भी एक एयर स्ट्राइक की तरफ या एक सेकेंड पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर इसमें एक्टिवेट हो सकता है। और इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कम्युनिटीज़ आपस में अब वो बाहर के सोर्सेज हैं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कराए हमारे देश में, तो ये आप जानें कि वो बिल्कुल अब ये जनवरी से जून ये कहानी बनी हुई है। इसमें भी अगर हम देखें तो मिड जनवरी से मिड मार्च है थोड़ी परेशानी। तो मैं अब 29 से 32 वाली जो आपकी प्रेडिक्शन है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि युद्ध होगा, तो मैं ये समझूं कि युद्ध होगा का सीधा मतलब है करगिल जैसा जैसे युद्ध कि चाइना अटैक करे। आप Okay. सारे युद्ध को इधर मत देखें कारगिल के तरफ। नहीं, मेरा ये और कहने का मतलब है युद्ध होगा का मतलब फुल फ्लेजेड युद्ध होगा। फुल फ्लेजेड युद्ध की कहानी ये है कि रोका तो बीच में जा सकता है, मगर कोई आप पर मिसाइल दाग देगा। अभी क्या हो रहा है, कोई मेजर आपको इशू दिखा नहीं है ना, अभी आपने देखा नहीं, आपने कहा नहीं कि हमारे यहाँ कहीं गिरी है कुछ, हाँ, right. है ना, तो वो आप तब कहेंगे। मैं याद रखूंगी ये प्रेडिक्शन, और नहीं, मैं ये तो- हमेशा कहती हूँ अपने व्यूअर्स को भी कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में सेव करिए इस पॉडकास्ट को, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने मनीषा मैम के साथ पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने 2032 तक का प्रेडिक्शन किया था। मोस्टली हम जब किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो 26 का प्रेडिक्शन करके हम वहाँ पर थम जाते हैं, लेकिन ये बहुत टाइमलाइन इस पॉडकास्ट की प्रेडिक्शन की भी बहुत आगे तक है, तो ये संभाल कर रखने वाली चीज़ है। मैं एक चीज़ और मैम समझूँ, उसके बाद हम राशि फल पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने अतिचारी बृहस्पति की बात की, आपने शनि की बात नहीं की। और हम जब भी कुछ बड़ी प्रिडिक्शन की बात करते हैं या सुर्खियों की, अगर है ना पत्रकार वाली भाषा में हम दोनों बात करें, तो शनि का कुछ भी करना हमेशा सुर्खियां बन जाता है, खबर बन जाता है। तो क्या 26 में भी वो सुर्खियां शनि के चलते बनेंगी क्या? हाँ, देखिए शनि को अगर हम समझें तो शनि अभी मीन राशि में अप्रैल 2025 से मीन राशि में शनि आ गए थे, उसके बाद वक्री हो गए जून में, और अभी नवंबर में फिर से मार्गी हो गए, ठीक है। अब इसमें वक्री मार्गी तो एक चीज़ है समझना, शनि का नक्षत्र बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है ना, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो नक्षत्र का मूवमेंट समझना, शनि का उस राशि के अंदर जो नक्षत्र हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से 20 जनवरी 2026 को निकल जाएंगे। पहले क्या कहते हैं, जब वक्री हुए थे तब वापस ये टर्न लिया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ, और अब जनवरी 20 को
20 जनवरी 2026 को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकल जाएंगे। ये बड़ा एक पुराना एनालिसिस, और यहाँ पर मैं एक पॉलिटिकल बात कर रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखा जाए तो जब भी ये शनि बृहस्पति के नक्षत्रों में गोचर करता है, बृहस्पति का नक्षत्र सिर्फ एक नहीं है, पुनर्वसु भी बृहस्पति का, तीनों ट्राइड्स में देखा जाए पुनर्वसु भी बृहस्पति का नक्षत्र है, और विशाखा, और उसके बाद अब ये पूर्व भाद्रपद। जब ये, और ये एक बड़ा पुराना रिसर्च है मेरा, कि जब ये बृहस्पति के नक्षत्रों में शनि का गोचर होता है, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही क्लिंचिंग पोजीशन या क्लिंचिंग विक्ट्री पाते हैं। अभी भी ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर था जब ये बिहार की इलेक्शंस चल रही थी, और मैंने बहुत से लोगों से ये बात कही, मगर वो कहते हैं ये क्रॉनिकल माने लिख कर या बात करके नहीं, माने वीडियो पर नहीं की, पर बहुत से पत्रकारों से, टेलीविजन के लोगों से, मतलब चलते फिरते ये बात हुई कि ये होगा। मगर ये आने वाले समय के लिए भी एक हिंट दे रही हूँ उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, या जो बड़े सीरियस स्टूडेंट्स हैं, कि जब शनि का गोचर बृहस्पति के नक्षत्रों में होता है तो कैसे मोदी जी के लिए एक अच्छा समय होता है। ठीक है। अब 20 जनवरी को पूर्व भाद्रपद से शनि निकल जाएंगे, ये मीन राशि में ही है, अभी वक्री थे, मार्गी हो चुके हैं। 20 जनवरी को पूर्व भाद्रपद से निकलकर उत्तर भाद्रपद में आ जाएंगे। उत्तर भाद्रपद जो है वो शनि का ही नक्षत्र है। ठीक है। अब आप इसको भारत पे भी अगर समझें तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए उत्तर भाद्रपद का जो ये पूरा प्रवेश रहेगा, ये फायदेमंद है, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, क्योंकि शनि अपने नवम और दशम भाव के नक्षत्र में एकादश भाव में गोचर करेंगे। इसको पढ़ने के लिए ऐसे बोलते हैं, मैं जानती थोड़ा टेक्निकल है, मगर इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब उत्तर भाद्रपद का ये जो प्रवेश है ये पॉजिटिव रहेगा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी। अब 20 जनवरी से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश हो जाएगा शनि महाराज का। हाँ। ठीक है। अब कब तक रहेगा ये? 17 मई तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। 17 मई से 9 अक्टूबर रेवती नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, और फिर 9 अक्टूबर से आगे अगर हम चलें तो फिर से वक्री होने के कारण फिर से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आ जाएगा। तो 3 तो नक्षत्र ऐसे, मतलब वैसे 2 हैं। हाँ। मगर उत्तर भाद्रपद से रेवती और फिर उत्तर भाद्रपद, ये नक्षत्रों का प्रवेश रहेगा। ठीक है। और इसमें अगर देखें तो शनि वक्री हो जाएंगे 2026 में 27 जुलाई से वक्री होंगे, और ये 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। जब ये वक्री होते हैं मीन राशि में तो ये पिछली राशि का एक इफेक्ट लेते हैं, कुंभ का, है ना। तो अगर आप देखें भारत की कुंडली के लिए फिर से ये समय ठीक है। ये जो पिछला इफेक्ट लिया, क्योंकि कुंभ जो है वो दशम भाव है, माने जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव। तो अर्थव्यवस्था के लिए अगला साल फिर भी डिसेंट, इट्स अ गुड ईयर। मैं अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखती हूँ जून 2027 के बाद, वहां से एक डिप आता है। उससे पहले ठीक है, बट ये 2026 का साल ठीक है अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब ये तो था नक्षत्रों का मूवमेंट। हाँ। अब इसमें बृहस्पति को भी देखें, बृहस्पति अधिचारी हैं और अगले साल 3 राशियों में प्रवेश करके वक्री मार्गी 3 राशियों में, जैसे अब साल की शुरुआत में मिथुन राशि में वक्री बैठे हैं बृहस्पति। ठीक है। अब ये 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, मगर रहेंगे मिथुन में ही। बेसिकली 2 जून तक, साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में है। ठीक है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में एग्जॉल्ट करेंगे, और नवंबर दिसंबर के मास में सिंह राशि में बृहस्पति का गोचर रहेगा। ठीक है। तो एक साल में, अगले साल में 3 राशियों में आपको शेड दिख जाएगा। तो आप कहेंगे कि, इसलिए मैंने कहा मूवमेंट, जो इवेंट्स का भी मूवमेंट है वो एकदम से माने इट्स एक्टिवेटेड, जिसे हम कहते हैं कि काल चक्र की तो खैर जो गति है सो गति है, मगर कई बार आप कहते हैं कि इवेंट्स जो हैं वो फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में होते हैं। सो ये वो समय है। महाभारत के युद्ध में बृहस्पति अतिचारी थे। तो जब ऐसा होता है, बृहस्पति अतिचारी और शनि वक्री, जब ऐसा होता है तो युद्ध के बादल मंडराते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कब बैठता है? अगले साल 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में फिर से युद्ध के बादल मंडरा। ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली बता रही हूँ। बृहस्पति अतिचारी और शनि वक्री,
ये वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे इस समय उन्माद की स्थिति उठती है। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 आपको ऐसा दिख जाएगा। मैं हमेशा अतिचारी गुरु का जब एग्जाम्पल देती हूँ तो यही कहती हूँ कि हम भी अगर ओवर स्पीड गाड़ी चलाएं तो किसी को वॉमिट शुरू हो जाती है, जो पैसेंजर साथ में नहीं, हो। इसको आप बुरा मत समझें। जैसा कि मैंने कहा फास्ट फॉरवर्ड कोर्ट्स की तरह हैं, डिलीवर करेंगे जस्टिस को स्विफ्टली। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बुरा ही होगा हमेशा, अच्छा भी। तेज गाड़ी चल रही है, नहीं, ये कुछ इवेंट्स हैं जिनको हम जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच पहुंचे। अब वो गंतव्य जो भी डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स में निर्धारित है, हाँ, इसको ये ना कहें कि ये बुरा है ना। नहीं, ये बुरा क्यों है? अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं और शनि वक्री होते हैं तो वर्ल्ड ओवर उन्माद की स्थिति है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी से लड़ने के लिए तैयार होगा। ये आम लोगों में भी होगा। आम लोगों में मैं इसको नहीं कहूंगी, ये मेदिनी ज्योतिष का प्रिंसिपल है। इसको आप ऐसे इंडिविजुअल्स पे या घर के कलह कलेश में इसको हम नहीं देखेंगे। हम इसको कंट्रीज, राष्ट्र की कुंडली पर पढ़ते हैं। तो राष्ट्र में जैसे बहुत उन्माद की स्थिति उठना, जैसे मैं बार बार कहती हूँ अब ये कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्रीज के लड़ने का समय आ चुका है। ये पोलराइज हो जाएंगी और इसमें क्रिश्चियन कंट्रीज जो हैं वो हावी हो जाएंगी। ये पूरा ट्रेंड रहेगा आने वाले 7 साल का, ये जान लीजिए। तब हम पर्सनल एस्ट्रोलॉजी पे आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत एक्साइट हूँ क्योंकि पहली बार मैम के साथ हम राशि फल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और शुरुआत में ही आपको, जैसा मैंने कहा था कि ज्ञान का भंडार है मनीषा मैम, और उस सागर में से अपने गागर को भरने की अब ये कोशिश रहने वाली है। हम मेष राशि के साथ शुरू करें। और सवाल मेरा इसमें ये भी है कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर को मैंने ये कहते सुना है कि क्योंकि मेष राशि पर शनि की 7.5 अब शुरू हुई है तो थोड़ा कष्ट, थोड़ी दुविधा तो रहेगी इनके लिए। तो आप भी ऐसा मानती हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 7.5 में अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स के चार्ट्स को पढ़ें या चीफ मिनिस्टर्स के चार्ट्स को पढ़ें, या जब लोगों को प्रमोशन मिलती है और उनका सडनली वर्क का जो दायरा होता है वो बहुत बढ़ जाता है, तो 7.5 चल रही होती है उनकी। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, हाँ। मगर कार्य का दायरा बढ़ जाना, प्रेशर आ जाना। अब आप कई बार देखेंगे लेडीज बच्चे डिलीवर करती हैं 7.5 में, एकदम से प्रेशर आता है काम का। ओह, अभी तो हम 2 थे, अब सडनली, और अगर कोई लेडी ट्विंस डिलीवर कर दे तो फिर उसको वो काम ऐसे कर रही होती है जैसे बिल्कुल 7.5। तो 7.5 में आपको पुश किया जाएगा, आपको अपनी लिमिट तक स्ट्रेच किया जाएगा। आप स्ट्रेच हो जाइए। योगा है ना, योग के आसनों में आप अपने आप को स्ट्रेच करते हैं और तब प्राणिक वायु उन सुप्त सेल्स में भी पहुंच जाती है। स्ट्रेच का क्या मतलब है? स्ट्रेच तो मैं साधारण तरीके से समझा रही हूँ, बड़े गहरे हैं योग के, ये रहस्य बड़े गहरे हैं, इससे क्या क्या नहीं हो जाता। मगर आप जब स्ट्रेच करते हैं, जो तो सुप्त अवस्था में भी जो बैठे हैं सेल्स, वो भी प्राणिक वायु लेके जागृत हो जाते हैं। यू गिव इन टू द स्ट्रेच, आप उसमें समर्पित हो जाते हैं। तो समर्पित हो जाइए इस स्ट्रेच में। ये शनि का स्ट्रेच है। ये आपको बताएगा आपकी आखिरी दम तक आपकी हिम्मत कितनी आपको खींचेगा। कहते कंधे देख के ही कई बार विषम परिस्थितियों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब आप मजबूत हैं, अब भार उठाइए। तो ये वो स्ट्रेच है, समर्पित हो जाइए इस स्ट्रेच को। अगर आपको कार्य करना है तो कार्यरत हो जाइए। अगर आप इसको देखेंगे ऐसे स्पेक्टेटर की तरह, अच्छा मेरी मुसीबत आ रही है, मैं मुश्किल में पड़ रहा हूँ, मैं क्या करूँ, गिव इन टू इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप काम कर लीजिए ना। हाँ। थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को झुका लीजिए, थोड़ा खिंच जाइए, मान लीजिए। इससे आप बिल्कुल, आप पहले ऐसे थे कि अब आपको पता है आपको 15 काम एक साथ देखने हैं। आ जाइए ना उस अवस्था में। एवोल्यूशन की भी तो स्थिति बना रहा है ना ये। मैं रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी शनि की 7.5 भी जब शुरू हुई थी तो अचानक से ऐसे ही मेरे ऊपर काम बहुत पड़ा। और एक ऐसा समय भी था जब मैं बिल्कुल रो देती थी कि अब तो नहीं हो पा रहा। लेकिन ये वो समय था जब मुझे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, जब मुझे सबसे ज़्यादा पहचान मिली, जब लोगों ने जानना शुरू किया कि शालिनी कौन है। तो येस, इट इज़ ट्रू, आपने कहा कि वो लिमिट तक स्ट्रेच होगा और वो काम के चलते ही हुआ। ना वो काम होता मेरे पास और ना मैं यहाँ पहुँचती। तो देखिए, ये बात को जानिए, आप समर्पित हो जाइए उस स्ट्रेच में। कई बार क्या होता है कि शनि आपको
जैसे कोई एक मन पे एक भार की स्थिति दिलाता है। जैसे उस समय जब कार्य बहुत हो रहा होता है तो लोग आपको, हो सकता है उस समय आपको सराहे ना, काम बहुत है, आपको कहें तुमने ठीक नहीं किया, और आपको कॉन्स्टेंटली प्रेशर। मगर आप ये देखें कि जैसे हीरा निखरता है ना, तो ये आपको निखारता है, इसके बाद आप कुछ और शेड लिए सामने आते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम अब जानता है कि मैंने ये भी, इसको भी पार किया, मैं ये भी कर सकता हूँ। आप ये देखिए ना, आपको अपना कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका सेल्फ वर्थ भी बढ़ेगा। और अगर ये कई बार ये थोड़ा घुटन की स्थिति भी देता है, क्योंकि प्रेशर जब तेज होता है तो घुटन महसूस होती है, तो कोई बात नहीं, आप वर्शिप करें। हम कहते हैं हनुमान जी का वर्शिप जो है, सुंदर कांड, हनुमान चालीसा। और देखिए जब बहुत फंस जाए, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ नहीं समझ आता, चलिया कीजिए। आप 40 दिन जाइए मंदिर चल के, वहाँ जाइए और वहाँ हनुमान जी को 7 हनुमान चालीसा सुनाइए। नहीं समय एक सुनाइए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चना गुड़ हनुमान जी को भोग चढ़ा दीजिए। 40 दिन मंदिर चल के जाइए। अब चाहे आप 40 दिन गुरुद्वारे चल के जाइए, मंदिर चल के जाइए, आपका जो भी धर्म स्थल है वहाँ जाइए। ये अपने आप में एक बड़ी क्विक रेमेडी है कार्य करने की। आप नियमित हो जाएं अपने आहार में, नियमित हो जाएं अपने आहार में। ये नहीं कि आपने फिर कुछ भी खाया, आप कभी भी सोए, नियमित हो जाएं आहार में। और ये एक बना लें प्रक्रिया कि आप गए उस ऊर्जा के स्थल में, आप गए, क्योंकि ऊर्जा का स्थल है। देखिए मंदिर, गुरुद्वारा, ये ऊर्जा के स्थल है, क्योंकि जहाँ बार बार जाप किया जा रहा है। और मंदिरों में तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, वो तो बिल्कुल ही कनेक्शन है। तो आप जाइए, प्राण प्रतिष्ठित है वो मूर्तियां, माने उनमें वायु चक्र एक्टिवेटेड है। ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, इस मूर्ति का वायु चक्र किसी ने प्राण प्रतिष्ठा की है, इसका मतलब वायु चक्र एक्टिवेटेड है। अब वो मूर्ति जो है आपकी, या वो जो जागृत देवी देवता है, वो बात भी आपकी, प्रार्थना भी सुनेंगे। उस जगह जाइए, वहाँ की आरती में हिस्सा लीजिए। नहीं ले सकते कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगाइए, जाप कीजिए, चलिया कीजिए। 40 दिन हम कहते हैं, कई बार 40 दिन मुश्किल हो जाए, 21 दिन करिए। आप देखेंगे आपको बहुत, कई बार 7.5 में ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी आपको काफ़ी बेनिफिट देता है, जब आप इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। और समर्पित कर दीजिए अपने आप को, इस स्ट्रेच को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये जो एक अचानक से जोर पड़ता है सिस्टम पे, कोई बात नहीं, आप अपनी बेस्ट अपना जो आपका बेस्ट वर्जन है ना, अपने बेस्ट वर्जन पर आपको धक्का मारेगा बेस्ट वर्जन पर आने के लिए। और कई बार क्या है कि देखिए, आपने किसी को प्रताड़ित किया है, वैसे हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने किसी को प्रताड़ित करा है, आपने अपने अच्छे समय में किसी स्त्री को तंग किया, जैसे ऑफिस में आप देखते हैं, आपका अच्छा समय है, आप पावरफुल हैं, आपने कहा अच्छा मेरी जूनियर है, ओहो, उंगली उठाइए। तो अब आपकी 7.5 आएगी ना, जब फिर आपको लेसन भी सिखाएगी इस बात का। हाँ। फिर आपको अच्छे से पता लगेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते गिव इन टू द स्ट्रेच। अब आपने जो किया है, अब उसको भुगतने का समय आएगा। फिर भुगतान आपको गहरा महसूस होगा, फिर आपको दर्द होगी, फिर आप यहाँ वहाँ भागेंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा मैं कोई ये, आप क्विक रेमेडीज ढूंढेंगे। अब क्विक रेमेडीज, जैसे आपके कर्म, जब आपने अपना कर्म किया और दूसरे के ऊपर उंगली उठाई, तब तो आपने नहीं सोचा था। अब जब आपके ऊपर आई तो आपको क्विक रेमेडी चाहिए, तो फिर अब आपको, फिर जब ऐसा होता है तो फिर बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि 7.5 आपको आके वापस बताती है कि बेटा ये किया था तुमने, अब ये लो, अब लड्डू खा लो। तो मेष राशि वालों को ऐसी आंख खोल करके रखनी है, समझना है। मैंने ये सभी के लिए कहा, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मेष राशि। ये 7.5 का एक जनरल पॉइंट था जो मैंने बताया, पर कि मेष राशि ये ना कहे कि ओहो 7.5 ऐसी है, पर मैंने एक शेड का चेंज दिया। क्योंकि देखिए मेष राशि जो है, ये हम चंद्र लग्न भी, जो मैं आप प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, वो आप चंद्र लग्न से भी देख सकते हैं, यानी कि जन्म राशि से देख सकते हैं, और आप लग्न से भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेष राशि का चंद्रमा ही लग्न में बैठा हो, हाँ, है ना। आपका मेष लग्न है, चंद्रमा आपका कहीं और हो सकता है। तो ये प्रेडिक्शंस आप अपने लग्न से भी और आप अपनी जन्म राशि से, दोनों से सुने। पर ऐसा नहीं होगा कि आपने मेष बताया और किसी की राशि संभवतः अगर सिंह है, तो दोनों सुनने चाहिए। फिर मेष लग्न का भी प्रेडिक्शन सुनना चाहिए और सिंह राशि, यानी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। देखिए ये तो है ही है, एक अगर बहुत अच्छा निकल गया और दूसरा अगर थोड़ा खराब निकल गया, देखिए तो फिर इसमें क्या होता है कि तभी हम कहते हैं कि अपनी इंडिविजुअल कुंडली आप दिखाइए, क्योंकि 12 प्रकार की राशियां तो हैं, मगर 12 प्रकार की डेस्टिनीज नहीं है। क्योंकि हम, अगर आप हमसे पूछे तो हम तो इसे आरूढ़ लग्न से देखते हैं, प्रोग्रेसिव लग्न से देखते हैं, प्रोग्रेस्ड लग्न से देखेंगे, इंदु लग्न से देखेंगे,
लग्न से देखेंगे, चंद्र लग्न से देखेंगे। ज्योतिषी तो उसको ऐसे से, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर 12 प्रकार की डेस्टिनी हो जाएगी। मगर समझदार व्यक्ति दो सुननी चाहिए उसे हमेशा, अपने लग्न को और अपनी जन्म राशि को। आप कहीं पे भी अगर फॉलो करें तो ये दोनों करें, आइडियली फॉर एवरीबडी एनीवेयर। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप अपनी जन्म राशि भी सुने, आप अपना लग्न भी सुने। मगर अगर आप कहें दोनों में से एक कौन सा, तो हम कहेंगे चलिए फिर आप, क्योंकि कार्यरत तो दोनों होने वाले हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं। पर चलिए जन्म राशि से सुनना भी एक, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी चलिए, वैसे तो मैं कहूँगी दोनों सुनिए, मगर चलिए फिर जन्म राशि से ही सुन सकते हैं अगर एक सुनना हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी राशि तो मालूम होती है लेकिन लग्न का पता नहीं होता। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें उनकी सिर्फ राशि पता है तो आप वो सुन लीजिए, लेकिन लग्न भी अगर आप जानते हैं तो आपको दोनों सुनना चाहिए, ये अब हमें मालूम चल चुका है जी। अब मैम फटाफट से, क्योंकि हमने शनि की 7.5 पर चर्चा की है, मेष राशि वाले हैरान होंगे कि नाम तो हमारा बोल दिया लेकिन कुछ बताया नहीं अभी तक। देखिए मेष राशि के लिए अगर हम बृहस्पति को देखें तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में इस साल का गोचर होगा। इस पीरियड में ये बेनिफिशंस का जो पॉइंट है वो ये है कि तीर्थ और पिलग्रिमेजेस दिखते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में बृहस्पति आके नवम भाव को देखेगा। पिता के द्वारा भी कुछ धर्म कर्म का कार्य हो सकता है इस पीरियड में। चतुर्थ भाव में यही बृहस्पति जब एक्सपेंशन का कारक है ना, और इस चार्ट में ये द्वादशेश भी है और नवमेश भी है, तो आपको कोई ट्रांसफरेबल मूवमेंट हो सकती है, या मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाएगा। जैसे आपके कार्य में आपकी बहुत मूवमेंट हुई मगर आप वापस अपने घर आए, ये कोई ऐसी ट्रांसफर नहीं है कि आप शिफ्ट हो गए, ये ऐसी है कि मूवमेंट हुई और आप आ गए, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर बहुत समय से आप सोच रहे थे या आपका कोई प्रॉपर्टी लेने का या अपने घर को बनाने का या उसके कुछ उस तरफ मुड़ने का जो भी प्लान था, जैसे घर की नींव रखी जाती है, वो इन पीरियड्स में रखी जाती है जब बृहस्पति एग्जॉल्ट होकर चतुर्थ भाव में आएंगे। और ऐसा जून से अक्टूबर के बीच का ये जो पीरियड है, ये पीरियड स्पेसिफिकली मेष राशि के लिए एक अच्छा पीरियड है, जब बृहस्पति केंद्र में एग्जॉल्ट होंगे नवमेश होकर और द्वादशेश होकर, ठीक है। अब संतान उत्पत्ति के भी कुछ योग आते हैं साल के अंत पर मेष राशि के लिए। अगर हम शनि को समझें मेष राशि के लिए, तो हाँ बिल्कुल, चंद्र लग्न की अगर हम कुंडली समझें तो 7.5 ढैया लग रही है, तो थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले ही समझा, थोड़ा सा टैक्सिंग हो सकता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है। और क्योंकि मेष राशि के लिए दशमेश भी अब द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि ट्रैवल दिखता है, काम से आना जाना, जैसे कुछ ऐसी सेल्स की जॉब्स या कुछ जाना आना, मीटिंग्स, बार बार ट्रैवल, या आप एक दूर की सिटी में गए एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए, 3 महीने के लिए आप गए, आप वापस आ गए। सो ये प्रकार की चीज़ें दिखती हैं मेष राशि के लिए। अब मेष राशि के लिए अगस्त से नवंबर, ये अगर कोई रुकी प्रमोशंस हैं या कोई रुके प्रोफेशनल कार्य हैं जिसमें जैसे कोई पुराना बोनस आना है, तो वो इस पीरियड में आएगा, क्योंकि जैसे ही शनि वक्री होंगे एकादश भाव की तरफ आएंगे तो मेष राशि वालों के लिए फायदा होगा। अब हम कहें कि मेष राशि क्या कर सकते हैं रेमेडी के तौर पर या मंत्र उपासना के तौर पर, तो मैं कहूँगी कि या तो गणपति अथर्व शीर्षम पढ़ा जाए, बृहस्पति को और बल भी मिलता है ऐसा करने से, या हनुमान चालीसा तो मैं सभी के लिए कहूँगी। देखिए ये जानिए कि हम ये कहें कि इस राशि के लिए ये मंत्र है, उस राशि के लिए वो मंत्र है, अगर सिंपली, जैसे मैं कहती हूँ, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, या परंपरागत जिनकी भी उपासना आपके जीवन में चलती आ रही है, उनका वर्शिप करना ज़रूरी है। मगर अगर हम स्पेसिफिकली इस राशि के लिए देखें तो हम कहेंगे हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ी जाए और गणपति अथर्व शीर्षम भी पढ़ा जाए। ये बुध केतु बृहस्पति तीनों को देख लेगा ये मंत्र, ये उपासना। हनुमान चालीसा में लिखा भी है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तो हनुमान जी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर 26 में, यही कामना है। अब मैम वृषभ राशि को अगर हम समझें तो बृहस्पति के गोचर को देखें तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव का ये गोचर रहेगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बेनिफिशियल हैं, वो ऐसे कि वृषभ राशि के लिए एकादशेश जो हैं वो बृहस्पति हैं,
और साल की शुरुआत में पहले 5 महीने में ये वृषभ राशि के लिए दूसरे भाव में गोचर करेंगे। जब जब एकादशेश का गोचर द्वितीय भाव में होता है तो ये कोई कैपिटल गेन्स का पीरियड होता है। जैसे कि कोई और कई बार क्या होता है कि कोई बड़ी संपत्ति आती है। अब ये इनहेरिटेंस के थ्रू भी आ सकती है, ठीक है। अब ये इनहेरिटेंस के थ्रू भी आ सकती है, या कोई संपत्ति थी जो आपने खरीदी एक्स रेट पे, अब वो x+5 हो चुकी है या x×5 हो चुकी है और अब वो बिकी तो सडन गेन्स आए, कैपिटल गेन्स आए। तो ये एक गेन्स का पीरियड साल के पहले 5 महीने वृषभ राशि के लिए दिखता है, ठीक है। अब इस राशि में आप एक बात और समझें कि चतुर्थ भाव में जब ये आएगा, एकादशेश भी है यहाँ पर और अष्टमेश भी है, जब ये आएगा तो माँ की आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये साल के अंत में वृषभ राशि के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब करियर में वृषभ राशि के लिए ये 2026 का साल एक अच्छा साल है, क्योंकि शनि जो है वो वक्री और मार्गी दशम और एकादश भाव में ही हो रहे हैं। जब वक्री होंगे तब दशम भाव में आएंगे, मार्गी होंगे एकादश, माने दशम का इफेक्ट लेंगे। दशम में कुंभ में आएंगे नहीं शनि, वक्री होके इफेक्ट आता है पिछले भाव का, और उसके बाद मार्गी होके एकादश। तो ये दशम एकादश का ये कोई मेजर प्रमोशंस या जो बिजनेस में लोग कार्यरत हैं, जिनका अपना बिजनेस है, अब देखिए ये एक गेन्स का पीरियड आएगा वृषभ राशि के लिए। साल गेन्स का साल दिखता है। अब इसमें मैं ये भी कहूँगी कि किन्हीं के सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन जिनका विवाह नहीं हुआ, वो विवाह का भी, छोटे भाई बहन के विवाह का भी योग ये ट्रांजिट दिखाता है। तो ये वृषभ राशि के लिए। अब वृषभ राशि के लिए महालक्ष्मी का वर्शिप हमेशा ही फलदायी रहा है वृषभ राशि के लिए। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि ऐसा राशि है कि जिसमें लग्न और छठा भाव यानी कि तुला जो है वो छठे में आता है। अब आप ये भी देखिए ना, जब काल पुरुष की आप कुंडली बनाए तो ये षडाष्टक में है एक दूसरे, अपनी दोनों, इनकी दोनों राशियां वृषभ की षडाष्टक में है शुक्र की 2 राशियां वृषभ और तुला। तो इसलिए महालक्ष्मी का वर्शिप जो है वो हमेशा ही वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहा है। इसके लिए आप महालक्ष्मी अष्टकम या कनक धारा स्तोत्रम भी कर सकते हैं। अगर इसे और थोड़ा ऑस्पिशियस बनाना चाहें तो मैं कहूँगी गणपति और महालक्ष्मी संकटनाशक गणेश स्तोत्रम कर सकते हैं और महालक्ष्मी अष्टकम कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा संस्कृत पढ़ें तो गणपति अथर्वशीर्षम और कनकधारा स्तोत्रम ये जाप आप कर सकते हैं। वृषभ राशि का वैसे आपने सब अच्छा अच्छा ही बताया है, सिवाय माता की सेहत का छोड़ करके। तो अमूमन मैंने देखा है कि जब लोग बड़ा खुश होते हैं या जब प्रसिद्धि मिल रही होती है तो वो भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। तो वो आपको करना है, रेमेडी मिल चुकी है। आप अगली राशि पर बढ़ते हैं और मिथुन वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? देखिए, मिथुन राशि के लिए अगर हम देखें तो साल की शुरुआत में लग्न में ही वक्री बैठे हैं बृहस्पति, और लग्न द्वितीय और तृतीय को पकड़ेंगे, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि जो है वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय। राहु केतु का जो अक्स है ना मिथुन राशि के लिए, वो तृतीय और नवम का है। तो यहाँ पर ऐसे लोग इस साल में, वो कहते हैं ना, जब ये अक्स तृतीय और नवम को पकड़ता है तो हम इंटेलेक्चुअलाइज कर लेते हैं रिलीजन को, या हम बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जो रिचुअल है उससे थोड़ा दूर भागते हैं, या कहते हैं कि ठीक है उसको क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मगर ये आपके नेटल, आपके जन्मकालीन कुंडली पर भी डिपेंडेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ही मिथुन वाले ऐसे हैं। हाँ। मगर मैं सिर्फ इस एक गोचर की बात को बता रही हूँ। मगर ये ध्यान रखिए कि साल के अंत में ये गोचर जो है ना, ये अभी तो सिंह और कुंभ का गोचर है, राहु केतु का ये अक्स है। उसके बाद साल के अंत में ये अक्स चेंज होकर 27 नवंबर को हम ट्रू राहु लेते हैं। तो अगर हम ट्रू राहु लेते हैं तो ये एक्सिस जो है ये बदल कर कैप्रिकॉर्न और कैंसर के एक्सिस पर आ जाएगा। तब जो साल का अंत है वो मिथुन लग्न वालों के लिए हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाता है, क्योंकि ये दूसरे और अष्टम भाव पर ये एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखाता है। अब ये तो एक छोटी बात हुई राहु केतु के पॉइंट की।
अगर हम शनि को समझें मिथुन राशि के लिए, तो शनि जब वक्री होते हैं तो ये अष्टमेश होकर दशम भाव में बैठेंगे, क्योंकि मिथुन लग्न के लिए अष्टमेश जो है वो भी शनि है और मीन राशि यानी कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कह सकते हैं हमें सबैटिकल चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए, हमने बहुत काम कर लिया, अब हम एक ब्रेक लेंगे। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप तब तक अपनी नौकरी ना छोड़ें जब तक आपके पास दूसरी ना हो। ये बहुत, वो कहते हैं ना, ब्रेव हार्ट, फॉल्स ब्रवाडो में आपने मैं छोड़ दूंगा, यहाँ पर मुझे बॉस नहीं पसंद आया, ये छोड़ देते हैं और कुछ और करेंगे। आई एम सेइंग कि पहले आपके पास एक पेडेस्टल होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन 1-2 महीने का नहीं है, 4 से 5 महीने का है। तो आपको अगर आपने सबैटिकल सोचा या सोचा मैं इमीडिएटली दूसरी नौकरी, सो उसमें ब्रेक आपने प्लान किया है 1 महीने का, मगर वो ज़्यादा हो गया, फिर आप खाली बैठेंगे घर। हाँ। तो ये मिथुन राशि वालों को ध्यान देना पड़ेगा इस बात के लिए। अब क्योंकि लग्न में ही बृहस्पति साल की शुरुआत में वक्री हैं, तो ये आपको सप्तमेश भी यहाँ पर बृहस्पति हैं मिथुन राशि के लिए। तो विवाह संबंध कोई जो आप प्लान कर रहे हैं वो साल के पहले 5 महीने में एक्टिवेटेड होता दिखता है या सेरेमनी होती दिखती है। चतुर्थ में भी बृहस्पति का यहाँ पर गोचर, सप्तम और दशम से ये जो लिंक आएगा, ये आपको कुटुंब में भी वृद्धि दे सकता है। और अगर आप चेंज का प्लान कर रहे हैं तो बृहस्पति जब कर्क में आए तो चेंज जो है आपकी नौकरी का आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि दशमेश एग्जॉल्ट करेगा और वो पीरियड है जून से अक्टूबर का पीरियड जी। ओके। तो अब क्या वर्शिप किया जाए मिथुन राशि वालों के लिए? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए हम कहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम सदैव फलदायी है। जिनको लगता है कि विष्णु सहस्त्रनाम बहुत लंबा है और बहुत कड़ी संस्कृत है, वो हरि स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं, वो कृष्ण अष्टकम पढ़ सकते हैं। ये सिंपल हैं और छोटे हैं और फलदायी हैं। अगर आप कृष्ण अष्टकम के साथ राधा परिहार स्तोत्र का कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों एक साथ करें, तो ये अब मैं ये नहीं कहूँगी मिथुन राशि वालों के लिए, ये कोई भी, अगर आप मेरे ज्योतिष गुरु ये हमेशा कहा करते थे कि वृंदावन में नागरीदास बाबा थे, वो उन्हें कहते थे कि कैसी भी परेशानी हो, अगर राधा परिहार स्तोत्र का जाप किया जाए, सिर्फ राधा परिहार स्तोत्र का जाप किया जाए, तो कैसी भी परेशानी का हल मिलता है। मगर राधा परिहार स्तोत्र को जब हम कृष्ण अष्टकम के साथ पढ़ते हैं तो वो अपने आप में एक पूरक का काम करता है और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आज की दुनिया में लोग आपको स्विच वर्ड्स देते हैं, मैं किसी की भी वो नहीं कहती कि अगर आपके मन में इच्छा होती है आप ज़रूर करें, पर आप ये ध्यान रखिए, मंत्र से बड़ा, अपने इष्ट और आराध्य के नाम से बड़ा क्या स्विच वर्ड हो सकता है? ठीक बात। आपको स्विच वर्ड ही लेना है, आपको अपने चित्त की स्थिति उठानी है, आप उसका नाम लीजिए जो सर्वोपरि है, उससे बड़ा क्या स्विच वर्ड, मैं ये कहूँगी जी। मुझे लगता है आपकी इस बात से मेरे बहुत से व्यूवर्स भी होंगे जो सहमत होंगे, और अगर ऐसा है तो मुझे वो भी आप कमेंट करके बताइए। और मिथुन राशि वालों, पहले ही से मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी आप ले लीजिए, क्योंकि कुछ मंगल कार्य घर में होने वाला है या परिवार की वृद्धि होने वाली है। अगर ऐसा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर कहिएगा। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। ये मंगल स्थिति अगर बन रही है तो फिर आप कॉमेंट करके हमें वो बताइए भी। अब कर्क राशि पर बढ़ते हैं जी। कर्क राशि के लिए अगर हम समझें तो बृहस्पति जो है वो द्वादश, लग्न और द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे इस पूरे साल में। और शनि को समझें तो शनि नवम भाव में भी आगे जाके जब वक्री होंगे तो पिता की सेहत में कष्ट आता है अगस्त से नवंबर, अगस्त से फर्स्ट वीक दिसंबर, क्योंकि जैसे ही शनि नवम भाव में वक्री होते हैं, पिता या जो आपके घर के सीनियर मेल मेंबर्स हैं, गुरु, मेंटर, ये लोग, इनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है। जब शनि वक्री होगा तो आपकी जॉब में भी कोई प्रोफाइल में चेंज होना, जैसे कि मैं टेक्निकल देख रहा था, अब मैं सेल्स, अब मैं क्लाइंट एंड फ्रंट एंड कर रहा हूँ, फ्रंट फेसिंग, क्लाइंट फेसिंग हो रहा है अब मेरा जॉब। तो एक प्रोफाइल का भी चेंज आने का योग यहाँ बनता है। कर्क लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति यहाँ षष्ठेश हैं। षष्ठेश होकर ये साल की शुरुआत में द्वादश भाव में, आप अपनी स्टमक रिलेटेड हेल्थ का, कर्क राशि वाले अपनी स्टमक रिलेटेड हेल्थ का ध्यान रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। और जब जून से अक्टूबर यही षष्ठेश जब लग्न में आएंगे
तो वो कहते हैं ना कि नज़ला ज़ुकाम मुझे लग गया है, या मुझे कोई क्रिटिकलिटी नहीं हो रही मगर इम्यूनिटी पुअर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि षष्ठेश एग्जॉल्ट करेंगे लग्न में आकर। तो यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और लड़ाई झगड़ों से बचना पड़ेगा। छठा भाव लड़ाई का भी है, शत्रु का भी है, ऋण रिपु, रोग ऋण रिपु, ये छठा भाव है, ये एग्जॉल्ट करेगा लग्न में आके। तो आपको बेसिकली जून से अक्टूबर इन तीनों प्रॉब्लम से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये कर्क राशि वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं, क्योंकि ये नवमेश भी हैं और सिंह राशि में आते हैं, तो फिर कहानी में सुधार आ जाएगा। अब देखिए, ये छठे भाव के लिए प्रॉब्लम दिखाता है कर्क राशि वालों के लिए, पर नवम भाव के लिए बस जब वक्री होते हैं तब पिता की सेहत का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये तपस्या का समय अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए, धर्म कर्म का काम अच्छे से कर सकते हैं, ये आप जानिए। अब क्या किया जाए इस पूरे साल में 2026 में, या क्या मंत्र उपासना है जो हम कर्क राशि वालों के लिए? देखिए, रुद्र अष्टकम, शिव का वर्शिप एक अच्छा वर्शिप रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। रुद्र अष्टकम या शिवाष्टकम का जाप फलदायी कहूँगी मैं। इसके अलावा देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो है वो एक योग कारक प्लैनेट है, एक लक्ष्मी स्थान और एक विष्णु स्थान, एक त्रिकोण और एक केंद्र का मालिक है। तो जब जब ऐसा होता है तो मंगल को बल देने से आपके, जैसे कहते हैं ना, सारे कार्य ही सिद्ध होते हैं। तो मंगल को बल दिया जा सकता है हनुमान चालीसा करके, मंगल को बल दिया जा सकता है शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का वर्शिप करके। मुरुगन भुजंगम एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है कार्तिकेय के लिए, इनको देवताओं का कमांडर भी कहा जाता है। और ये करने से, एक योग कारक प्लैनेट को बल देने से, जिसे कहते हैं ये कुंडली की चाबी है, क्रीम बीज है ये कुंडली का। तो मंगल वो कर्क राशि के लिए वही काम करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि इन सारी रेमेडीज के बाद कर्क राशि वालों का 2026 और शानदार होगा। तो कर्क तक हो गया है, अब सिंह राशि। जी, तो सिंह राशि को समझें तो सिंह राशि के लिए अगर हम बृहस्पति का गोचर देखें तो ये एकादश, द्वादश और लग्न में, इन तीनों में घूमेगा पूरे 2026 में, क्योंकि 3 राशियों का ट्रांजिट है बृहस्पति का। अगर हम शनि को देखें तो शनि जो है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब सप्तमेश का अष्टम भाव में आना, ये आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए या आपके जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है स्पाउस के साथ, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दिखाएगा। अब ये वक्री और मार्गी अष्टम भाव में ही होगा, तो यहाँ पर स्पाउस को थोड़ा कष्ट दिखाता है। ठीक है, तो हार्मनी ऑफ द रिलेशनशिप, उस पर आप थोड़ा ध्यान रखें और स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है। इस अष्टम भाव से शनि अपनी तृतीय दृष्टि से दशम पर भी अपना इफेक्ट लाएगा। अब आप कह सकते हैं कि मैंने और भी राशियों के लिए कहा, मगर यहाँ पर भी एक ऐसा लगता है कि मैं इस डिपार्टमेंट से निकल के उस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मैं इस वर्टिकल से निकल के उस वर्टिकल में जा रही हूँ। ये आएगा, ये तब आएगा जब शनि वक्री होगा, और ऐसा 27 जुलाई से 11 दिसंबर, अगर हम एग्जैक्ट पीरियड लें शनि के वक्री होने का, उसमें ये पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। अब जब बृहस्पति के गोचर को हम समझते हैं तो अष्टमेश का एकादश भाव में आना, क्योंकि मिथुन एकादश भाव है और अष्टमेश है बृहस्पति, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस से गेन्स, बोनस से गेन्स, वेरिएबल इनकम से गेन्स, कमीशन से गेन्स, ये दिखते हैं सिंह राशि वालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे भी, वो कहते हैं ना, पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं इस दौर में, इस साल में। आपके जैसे 12th में बच्चे हुए या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो अपने घर से बाहर, अपने स्थान से दूर जा सकते हैं, क्योंकि पंचमेश द्वादश भाव में जा रहा है, तो स्थान से दूर। आप खुद भी अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप यंगर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए भी अपने स्थान से स्थानांतरण, परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी दिखता है यहाँ पर। अब सिंह राशि वालों के लिए आप देखिए, लग्न और सप्तम पर ही राहु केतु का गोचर रहेगा। जब भी ऐसा होता है तो आपकी सोच थोड़ी सी अनकन्वेंशनल होती है। आप अपने जिसे कहते हैं ना, अपने लोगों से थोड़ा हटके जो लोग होते हैं, उनसे आपका आकर्षण बढ़ता है।
है ना। कई बार आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों से आपका ज़्यादा मेल जोल बढ़ता है, उनके साथ आपका थोड़ा ज़्यादा मिलना जुलना रहता है, इसको ऐसे ही कहेंगे। और ये जो राहु केतु का ये जो पॉइंट है, ये एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल सोच भी देता है। तो अगर आप टेक्निकलिटी में हैं या आप एआई में काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये वो टाइम है कि आप नया ही कुछ डिलीवर करेंगे अपने वर्क फ्रंट पे भी। और इसका ये मतलब नहीं है आप अगर सिर्फ एआई में है तभी आप कुछ नया डिलीवर करेंगे, बट एनी विच वेज वॉट एवर बी योर स्ट्रीम ऑफ वर्क, आप कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ अपने कार्य क्षेत्र में डिलीवर कर सकते हैं। अपने इंडिविजुअली भी, जैसे आपका घर क्षेत्र है, आप इसमें भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ कुछ नए इनोवेटिव तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा सिंह राशि वालों के लिए। अब देखिए सिंह राशि वाले क्या कर सकते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जाप यानी कि भगवती दुर्गा की उपासना कर सकते हैं सिंह राशि वाले। इसके अलावा सूर्य उपासना, सूर्य अष्टकम, आदित्य हृदय स्तोत्रम सिंह राशि के लिए वैसे भी है। आप देखिए सिंह राशि तो सूर्य की ही राशि है, तो ये वैसे भी एक सही तरीका है, सही डायरेक्शन है इस राशि वालों के लिए। वर्शिप की एक सही डायरेक्शन है। इनफैक्ट मैं ये कहती हूँ कि सूर्य उपासना सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। सूर्य शरीर की इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक शक्ति है या जो आरोग्य का कारक है। किसी भी कुंडली में आरोग्य का कारक सूर्य होता है। आप देखेंगे जब जब सूर्य में कमज़ोरी आती है तो पैनक्रियाज कम काम करते हैं। सूर्य में जब जब कमज़ोरी आएगी पैनक्रियाज कम काम करेंगे, इंसुलिन कम, बॉडी कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगती है डिपेंडिंग ऑन सूर्य पे कितनी परेशानी आ रही है। इसे वर्गों में भी देखा जाता है। इसे सूर्य को वैसे भी पावर देनी चाहिए। जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप अपने कार्य में समर्पित रहते हैं, जब आप बड़ी डिलीजेंस से और सिंसेरिटी से, मैं हमेशा कहती हूँ सिंसेरिटी हैज़ नो सब्स्टिट्यूट, जब आप बड़ी सिंसेरिटी से अपना काम करते हैं तो सूर्य को आप पावर देते हैं। सूर्य सत्य है, सूर्य बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी है, आप समझते हैं, स्वाभिमान पर ये कायम है। तो ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसलिए माइक्रोवेव्स, इंडक्शन प्लेट्स का खाना जो है ये वज्र तत्व को बढ़ाता है। डीप फ्रोज़न फूड जो है ये सूर्य, ये जो अग्नि है आपके शरीर में उसको क्षीण करता है। इसलिए वज्र तत्व का खाना ना खाएं। जहाँ तक हो सके अग्नि से उतरा खाना ही खाएं और बहुत पुराना डीप फ्रोज़न फूड ना खाएं। ये आपकी फिज़िकल बॉडी में मेटाबॉलिज्म को पुअर करता है। जब हम उपासना करते हैं तो वो तीनों शरीरों में लगती है। जब लोग कहते हैं गंगा जी में आपने स्नान किया तो आपके पाप धुल गए, अब वैसे तो मछली भी गंगा जी में रह रही है, उसके पाप धुल रहे हैं। तीनों शरीरों में गंगा जी में ये पावर है कि वो तीनों शरीरों में विचरण कर सकती हैं। ठीक है, अब तीनों शरीरों में विचरण कर सकती हैं तो भाव भी आपका वैसा होना चाहिए कि वो, आप कहते हैं तपस्या हो, ठीक, जैसे आपने हनुमान चालीसा की तो फिजिकल बॉडी में अग्नि उठ जाती है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं रात को हनुमान चालीसा मत करिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इंसोम्निया हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी अनलेस एंड अनटिल आप तपस्वी हैं, साधक हैं। हाँ। मगर ये सूक्ष्म शरीर में जब अग्नि उठेगी तो तपस्या की अग्नि उठती है। तो ये ध्यान रखिए, ये कर्म के बीज को रोस्ट करने की पावर है तपस्या में। वो कारण शरीर को इफेक्ट कर देगी फिर। हाँ। है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर। इसलिए यहाँ पर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी मैं बहुत लोगों को कहती हूँ अमावस्या और पूर्णिमा, और ये सभी राशियों के लिए है। अमावस्या पूर्णिमा आप किसी होली रिवर में या गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। नहीं तो गंगा जल अपने घर लाए हुए हैं, उसको जल में डालिए और स्नान कीजिए। आप जब भाव भी लेंगे माँ का, गंगा स्तुति भी पढ़ेंगे, गंगा स्तुति एक बड़ी पावरफुल स्तुति है, जब ये पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वो स्वयं कहाँ से आई हैं, उनका उद्गम स्थान समझें और कैसे शिव की जटाओं पर बैठी हैं आप समझें। सिर्फ मात्र स्मरण करने से, गंगा जी के स्मरण करने से, है ना जी, बहुत आंतरिक, जिसे कहते हैं तरंग एक उठती है, आंतरिक तरंग उठती है। और जैसा कि मैंने कहा कि स्थूल शरीर में यही आंतरिक तरंग जो है
जो ईश्वर में रत है, यही तपस्या का रूप लेती है और यही स्थूल शरीर की जो अग्नि है उसे बढ़ाकर सूक्ष्म शरीर में और बढ़ाती है, तपस्या जो बढ़ जाती है। और कारण शरीर में तो ये कर्म के बीज को रोस्ट करने की क्षमता रखती है तपस्या। अब ये तपस्या जब तप दान किसी से भी हो सकती है। तप में हम नदी स्नान भी बता रहे हैं आपको, है ना। तो अमावस्या पूर्णिमा बड़ी इंपॉर्टेंट डेज है, वैसे भी जब तप दान करना चाहिए इनमें। अब थोड़ा ये सभी राशियों के लिए था। ठीक जी। बातों बातों में सिंह के अलावा बाकी राशियों का भी कल्याण हो गया इसी बहाने। अब अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि। जी, कन्या राशि के लिए समझे तो ये देखिए कि बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में दशम भाव में, दशम, एकादश और द्वादश भाव में ये पूरे साल का गोचर रहेगा। अब ये जो है ये आपके स्पाउस को भी कोई अच्छी जॉब दिला सकते हैं, क्योंकि ये सप्तम होके दशम भाव में गोचर करेंगे। तो आपके स्पाउस को कोई अच्छी जॉब मिलने का योग है। आपके घर के ब्यूटिफिकेशन का योग है, जैसे आपने कोई इंटीरियर्स कर लिए या आपने अपने घर में कुछ ऐसा पेंट या ऐसा कोई अपहोल्स्ट्री या फर्नीचर खरीदा बृहस्पति के ये चतुर्थ भाव को देखने में, ये भी दिखाता है। आपके स्पाउस को अच्छी जॉब लगी और आपके स्पाउस ने अगर कोई बिजनेस सोचा करने का, तो ये भी अगर जैसे कोई पहले से सोच रहे हैं, आपकी वाइफ है पहले से सोच रही हैं कि पार्टनरशिप में मैं अपनी किसी सहेली के साथ एक बिजनेस करूं, तो साल का जो बीच का सेकंड और थर्ड क्वार्टर है वो एक अच्छा पीरियड रहेगा इसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। अगर बहुत स्पेसिफिकली देखें तो जून से अक्टूबर एक अच्छा पीरियड रहेगा। तो बेसिकली जनवरी टू अक्टूबर आपके स्पाउस के प्रोफेशनल राइज का पीरियड है। अगर वो कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उसका पीरियड है। अगर आप भी पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं तो उसमें ये जो पीरियड है उसमें आपको गेन्स हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अब इस राशि में बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में साल के अंत में गोचर रहेगा, तो कुछ ट्रैवलिंग दिखती है। ये नवंबर दिसंबर के पीरियड में ऐसा दिखता है। ऑलमोस्ट फॉर द होल ईयर आप देखेंगे कि छठे और द्वादश भाव में राहु केतु का ये गोचर रहेगा, कुंभ और सिंह में। ये जो गोचर है ये आपकी स्टमक हेल्थ को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। आप बाहर क्या खाना खा रहे हैं इससे थोड़ा बचें, क्योंकि जैसे किसी भी प्रकार की कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वो कहते हैं मिल्क के सोर्स का पता नहीं, टेट्रा पैक मिल्क, ये इस प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको आपके खान पान में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ये आप अपनी फीट हेल्थ का भी ध्यान रखें, पाँव का ध्यान रखें, इंसोम्निया से भी बचें। मगर ये जब भी, अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब देखिए लियो में यानी कि सिंह में केतु का ऑलमोस्ट नवंबर एंड तक गोचर रहेगा। अब ये द्वादश भाव का केतु का गोचर जो है ये तपस्या के लिए बड़े अच्छा है। अब ये क्रिया योग में आदमी को रत करता है। आप ध्यान और मेडिटेशन अच्छी कर सकते हैं। तो ये जो कन्या राशि है इस बात का लाभ जरूर उठाना चाहिए। ठीक है। अब कन्या राशि वाले क्या कर सकते हैं? देखिए ये भी बुध की राशि है। मैं हमेशा कहती हूँ विष्णु सहस्त्रनाम सर्वोपरि है, वो किया जा सकता है। मगर राहु केतु का ये जो एक थोड़ा सा ट्रबलसम गोचर है, इसके लिए महिषासुर मर्दिनी भगवती दुर्गा का जाप करने से हमेशा राहु केतु कंट्रोल में आते हैं। अगर दशाओं अंतर दशाओं में भी राहु आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें तो सिंपली दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिंपली दुर्गा सप्तशती का पाठ या मंत्र राज जिसे हम कहते हैं, देवी अथर्व शीर्षम मंत्र राज कहा गया इसे, या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, ये कैसे भी राहु को शांत करता है। जिनका अष्टम का राहु है, जन्मकालीन छठे का राहु है ना, उनको ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम देती है। कई बार लग्न का राहु भी ये प्रॉब्लम देता है। तो ये जो जाप है या दशा अंतर दशा में अगर आपको ट्रबल करे तो आप ये वर्शिप तब भी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि कहीं भी अगर थोड़ी सी बाधा आ रही है तो उसे 26 में आप दूर कैसे कर सकते हैं, वो ही हम समझने की कोशिश करेंगे। अब 50% राशियां हो चुकी हैं, 6 राशि बीत चुकी है हमारी। अब तुला के लिए आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, तुला राशि के लिए योग कारक प्लैनेट शनि है, क्योंकि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामित्व शनि के पास है। अब यही शनि जो है ये गोचर में छठे भाव में मीन राशि में है, तो ये चतुर्थ और पंचम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक दिखता है शनि का मीन राशि में आना। यानी कि माँ को भी कष्ट दिखाता है, बच्चा भी अपनी एजुकेशन में डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, या बच्चे का आप थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। वो कहते हैं टू मच ऑफ फास्ट फूड एंड टू मच ऑफ जंक फूड। अगर ये सेल्फ
माने आप अपने लिए समझे, आप एजुकेशन में, अगर आप एजुकेशन में अभी रत हैं, माने आप स्टूडेंट हैं अभी, तो पंचमेश का छठे में आना, बार बार गोचर में वक्री मार्गी होना, वो कहते हैं ना मैंने ये कोर्स किया था, फिर मैंने कहा नहीं ये मेरे को नहीं जमता, अब मैं ये चेंज करके ये कर लूँ। मेरे करियर में, मेरे एजुकेशन में, नॉट करियर में, मेरे एजुकेशन में ब्रेक आना, लाइक मैंने एक करके छोड़ा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने दूसरा किया। वैसे ही मैंने कहा अगर आप माँ हैं या आप जातक बड़ा हो चुका है और जातक का बच्चा है, तो वो अपनी एजुकेशन में प्रॉब्लम दिखाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम, नहीं तो आपके बच्चे की एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम का यहाँ पर योग आएगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो खास करके सावधान हो, क्योंकि पंचमेश का छठे भाव में ये गोचर अगर फीटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। अब जब भी इस साल में ग्रहण आते हैं तो ये ध्यान रखिए, ग्रहण जो है वो यूट्राइन फ्लूइड को इफेक्ट करता है ना। तो ये सिर्फ मिथ्या नहीं है कि जब हम कहते हैं, पुराना जो विचार है जो ये कहता है कि आप ये कार्य ना करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं ग्रहण के काल में, तो इस बात को माने कि आपने ये नहीं करना है, तो आपको अपने फीटल हेल्थ की बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर तुला राशि के लिए अगर हम बृहस्पति को समझें, तो बृहस्पति का ये गोचर जो है ये नवम, दशम और एकादश भाव पे रहेगा। करियर के लिए ये एक अच्छा पीरियड है, मगर क्योंकि बृहस्पति यहाँ षष्ठेश होकर दशम भाव में एग्जॉल्ट करते हैं, अब ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तुला लग्न के लिए बृहस्पति 6th लॉर्ड है, षष्ठेश है, और दशम भाव में गोचर करेंगे, एग्जॉल्ट हो जाएंगे। ऐसा आएगा जून से अक्टूबर के बीच में। चैलेंजेस ज़रूरत से ज़्यादा, मगर आपका सक्सेस भी, मतलब मुंह तोड़ जवाब देगा उन चैलेंजेस को। अच्छा। ये आप जानिए। ठीक है। अब साल के अंत में क्योंकि षष्ठेश एकादश में जाएगा, तो वो कहते हैं कि इम्यूनिटी पुअर होगी और एक प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप उस समय सोचें कि मैं ये किसी को एक केस में या किन्हीं लोन्स में अपने आप को, क्योंकि मैंने कहा ना रोग ऋण रिपु छठा भाव ये दिखाता है, अगर आप किसी कोर्ट केस में एंट्री ले रहे हैं या कोई एग्जिस्टिंग कोर्ट केस, साल के अंत का जो क्वार्टर है, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लार्जली नवंबर दिसंबर का जो पीरियड है, उसमें वो एकदम फ्लेयर अप करेगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और अगर आप लोन्स भी लेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ ये तो मैं अभी निपटा दूंगा, तो वो फ्लेयर अप करेगा। और साल का अंत तुला राशि के वेट गेन का पीरियड हो सकता है। अच्छा। तो उसका भी ख्याल रखना है। अब क्या करना है? देखिए, इसमें ब्रह्मांड पुराण में दशरथ कृत शनि स्तोत्रम है, योग कारक है शनि तुला राशि के लिए, तो ये जाप अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा सदैव ही अच्छी रहती है। इसके अलावा क्योंकि जब भी ये शुक्र की राशियों के साथ आता है, अब तुला और वृषभ अगर हम देखें, ये तुला राशि के लिए जो दूसरी राशि है वो अष्टम भाव आ रही है ना, षडाष्टक में पड़ती हैं दोनों, इसलिए महालक्ष्मी को हमेशा भजें। वृषभ और तुला राशि वाले, इनके लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी सेहत के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप अभी कह रही थी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं तुला राशि वाली, वो खासकर ग्रहण जब पड़े तो सावधानियों ने सभी लेडीज अपने मैं ये कहूँगी कि सभी प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण में जो पुरानी परंपरागत एडवाइस है उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण में ये राहु एक स्मोकी तत्व है। जब ये सूर्य के साथ युद्ध होता है या चंद्र के साथ युद्ध होता है, ये जानिए जो बाहर है वही आपके पिंड में है ना, जो बाहर हो रहा है वही आपके पिंड में। और यहाँ पर मैं आपको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। जो क्रिया योग है वो ये मान के चलता है कि जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉलम है, उसके जो ऊपर का पॉइंट है वो कर्क है और उसके जो बेस का पॉइंट है वो मकर है। तभी ये एक्लिप्टिक, आप जानते हैं ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर नहीं है, एक्लिप्टिक है। ये एक्लिप्टिक है, इसी के आसपास ये गोचर चल रहा है। ये गोचर ऐसे चल रहा है स्पाइन के आसपास, और उत्तरायण दक्षिणायन आपके ही शरीर में हो रहा है, इसलिए ये इफेक्ट करता है, ये उत्तरायण और ये दक्षिणायन, क्योंकि कर्क है और ये कर्क है और ये मकर है। टॉप ऑफ द स्पाइन कर्क माना जाता है, जिसे कपाल कुंडला का पॉइंट है ना, जो कपाल कुंडला का पॉइंट है वो कर्क माना जाता है, और कुल कुंडला का पॉइंट जो है ये मकर माना जाता है। और ये बड़े ही एसोटेरिक, मैं भी हैरान हूँ, मैंने बस बोलते बोलते ये बात यहाँ बता दी, ये बड़े गहरे रहस्य हैं
और इनको समझकर बहुत कुछ हो सकता है। पर आज ऑडियंस के साथ हमने ये एक बात साझा की है। ये चर्चा मैंने छेड़ी ही इसीलिए थी क्योंकि पिछले साल जब मैं 2026 का पंचांग बना रही थी तो मैंने देखा 26 में 4 ग्रहण पड़ेंगे और ये हुआ था 2020 में भी इसके पहले। तो मैंने ये बात ही इसलिए छेड़ी थी कि कभी अगर दोबारा आपको समय मिले तो हम ग्रहण के ऊपर भी अगर चर्चा करें। Why not? हाँ, हमें और थोड़ा ज्ञान मिल पाएगा ग्रहण के बारे में भी। आप कमेंट करो अगर मैम के साथ आप सुनना चाहते हैं चर्चा ग्रहण के ऊपर। अब तुला राशि तक हमारी बात हो चुकी है, अब वृश्चिक राशि। हाँ जी, अब वृश्चिक राशि को देखें तो वृश्चिक राशि के लिए जो शनि है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में ही वक्री और मार्गी होंगे और ये शनि जो है ये तृतीय और चतुर्थ होकर पंचम भाव में आएंगे। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। चतुर्थ का माने विष्णु स्थान के जो स्वामी हैं उनका लक्ष्मी स्थान में आना, ये मैं ये कहूँगी प्रॉपर्टी या घर के किसी पॉइंट की वृद्धि दिखाती है या माँ से किसी लाभ के मिलने को दिखाती है। ये जो गोचर है, ठीक है। और इसमें आप जिसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टी का भी एक ये पॉइंट हम देखते हैं। अब साल की शुरुआत में वृश्चिक वालों के लिए बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। ये थोड़ा हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मैं कहूँगी आप अपने बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें क्योंकि पंचमेश भी यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बच्चों की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें यहाँ पर, कि वो कहते हैं ना कि माने इम्यूनिटी का आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसा अभी हमने पहले भी बात की कि सूर्य का तत्व जो है, अग्नि जब फिजिकल बॉडी में बढ़ी रहती है तो इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। मगर ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ साल के पहले 5 महीने में, क्योंकि जून में बृहस्पति का गोचर फिर से कर्क राशि में हो जाएगा और वहाँ से वृश्चिक राशि के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीरियड शुरू होता है, क्योंकि जून से अक्टूबर के बीच में ये पंचम भाव का एक्सॉल्टेशन में आना, इसमें आपका कोई बच्चा भी बड़े अच्छे मार्क्स ला सकता है। इस पीरियड में आप बहुत अच्छी मंत्रोपासना कर सकते हैं। पंचम भाव मंत्रोपासना के लिए देखा जाता है। इसका एक्सॉल्ट होकर नवम में आना ये किसी धर्म कर्म के कार्य को, जैसे आपने कहा कि रुद्र अभिषेक आप करा रहे हैं ज्योतिर्लिंगों में, वो तब आता है जब ऐसे कॉम्बिनेशंस उठते हैं, या कोई 4 धाम की यात्रा, आपने कुछ मेजर पिविटल स्पिरिचुअल मूवमेंट, वो तब दिखती है जब ये यहाँ पर ऐसे आकर एक्सॉल्ट होता है। तो वृश्चिक राशि के लिए वो कहते हैं अब एक ऐसा समय है कि ये पुण्य क्रिएट होने का समय आ गया, ये धर्म में, या ये मैं कहूँ कि तपस्या क्रिएट करने का समय आया है ना। ऐसा हम जून से दिसंबर का ये समय, जून से अक्टूबर एंड का समय, जब बृहस्पति कर्क राशि के होंगे, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद साल के अंत में दशम भाव में आ जाएंगे ये बृहस्पति। चेंज के साथ गेन्स का पीरियड दिखता है, कुछ चेंज और कुछ गेन्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी ही बदली जा रही है, कई बार वो होता है कि वो माई वर्क परव्यू इज़ चेंजिंग, वो परव्यू, मगर ये गेन्स दिखाएगा यहाँ पर, ये आप जानिए, ठीक है। अब यहाँ पर राहु केतु का चतुर्थ और दशम पर गोचर ऑलमोस्ट पूरे साल का है, लास्ट वीक में ही बदलता है नवंबर के। इसके चलते आप चेस्ट हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, आपको कंजेशन ना हो, आप इसका भी ध्यान रखें, और अपने बॉसेस से बनाए रखने की कोशिश करें। मतलब डोंट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद देम, हेड ऑन। कई बार क्या होता है कि दूसरा आदमी भी सही होता है, हमारे बोलने का तरीका ज़रा, हम अथॉरिटी को बिल्कुल ही वो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वो समझना चाहिए कि जो लीडर होता है वो भी बहुत चैलेंजेस से गुजरता है। तो ये अगर ना करें, थोड़ा सामंजस्य बना के रखें, तो जीवन में थोड़ा बना रहेगा बैलेंस। अब वृश्चिक राशि वाले क्या करें? देखिए, वृश्चिक राशि भी अगर हनुमान जी की उपासना करें तो फलदायी है। इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा, अगर ये दोनों को पढ़ा जाए तो वैसे ये कोई भी राशि के लोग कर सकते हैं, मगर यहाँ पर सिंह राशि जो है दशम भाव में भी आ रही है, इसलिए मैंने वृश्चिक के लिए बोला राम रक्षा स्तोत्र और उसके बाद हनुमान चालीसा। और ये भी हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि राम रक्षा स्तोत्र तो काफ़ी बड़ा स्तोत्र है, जो इसे शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं। तो इसमें 2 श्लोक ऐसे आते हैं जिससे हम कहते हैं कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसेंस राम रक्षा स्तोत्र का आपने पूरा पढ़ लिया। इसलिए इन्हीं दोनों श्लोकों को 1 यूनिट बना के हम 27 बार, कई बार 108 बार भी पढ़ते हैं।
पढ़ सकते हैं, इसे आप हनुमान जयंती पे पढ़ सकते हैं, इसे आप राम नवमी पे भी पढ़ सकते हैं। ये राम रक्षा के ही 2 श्लोक हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जी, बहुत शानदार। और ये पहली बार है जब मुझे रेमेडी का कॉम्बिनेशन पता चल रहा है। जैसे एक डॉक्टर को पता होता है ना कि इस दवाई के साथ इसका कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो ये पहली बार हमें पता चल रहा है कि ये वाला स्तोत्र तो हम पढ़ ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंबाइन करके वो जो कॉम्बिनेशन और डेडली हो जाता है वो आज हमें पता चल रहा है। अब अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? देखिए, धनु राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा इसको समझें तो शुरुआत में तो बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे धनु राशि के लिए। तो विवाह अगर कोई आपकी बात चल रही है, बात पूरी नहीं हुई है, तो साल के पहले 5 महीने इस योग को बिल्कुल फलदायी कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति का लग्नेश होकर सप्तम भाव में गोचर रहेगा। मगर जैसे ही ये बृहस्पति फिर उसके बाद अष्टम भाव में गोचर करेंगे जून से अक्टूबर के बीच में, तो स्पेसिफिकली धनु राशि वाले लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जो पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही थी, वो यहाँ पर क्रॉनिसिटी यानी कि थोड़ी गहरी हो जाएगी। क्रॉनिसिटी का योग पकड़ता है। कोई छोटी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम छोटी है, वो यहाँ पर जून से लेकर अक्टूबर तक क्रॉनिसिटी का योग पकड़ती है। तो इस बात के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि धनु राशि के लिए तृतीय और नवम भाव पर राहु केतु का ये गोचर चल रहा है। तो ये जो गोचर है ये पिता को, क्योंकि केतु यहाँ पर नवम भाव में आ गए हैं, तो आप जानते हैं राहु केतु का गोचर 18 महीने का है। तो इसमें फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके फादर के बिजनेस में या आपके फादर के जॉब में, या तो अब इस टाइम रिटायरमेंट का समय आ रहा है, या बिजनेस में कुछ मेजर चेंजेस का समय आ रहा है। अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उन्हें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ा जाए, बहुत आंख बंद करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना कर दी जाए, ताकि वो बहुत ज़्यादा रिस्क का जो फैक्टर है उसको जितना आप कर्ब करेंगे, जितना कम करेंगे, वो बेहतर रहेगा। इसलिए ये बात सिर्फ हेल्थ की नहीं हो रही, यहाँ पर फादर के प्रोफेशन की भी हो रही है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में शनि का गोचर रहेगा, जून 2027 तक रहेगा, है ना। अब 26 के साल में भी है वक्री मार्गी उसी भाव में। तो देखिए, ट्रेडिशनल क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में चतुर्थ में शनि के गोचर को थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक माना गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपकी चेस्ट हेल्थ का आप ध्यान रखें, अपनी माँ की हेल्थ का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी आपकी पुरानी पड़ी हुई वो जर्जर हो रही है, जिसे हम कहते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डिलैपिडेटेड जिसे हम कहते हैं सिचुएशन में आ रही है, बिल्कुल उसके दरवाजे टूट रहे हैं, पेंट निकल रहा है। कोई ऐसी जगह, या किन्हीं लोगों के घरों में क्या होता है कि घर ऐसी छत वाला जो एरिया वो डिलैपिडेट हो रहा है ना, या बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है, तो उसको रेजरेक्ट ज़रूर करिए। क्योंकि ये अपने कई लोग आप देखेंगे घर पे रहते हैं यहाँ पर, और ऊपर वाला एरिया जो वो बिल्कुल ही उसको आपने अपने घर के ऊपर स्टोर गंद का एक वो बना दिया, मुकुट जो है उस घर का, वो एक स्टोर हाउस बना रखा है, उसमें गंद इकट्ठा, आप रहते हैं नीचे, तो उसका इफेक्ट जो है फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट इज़ नॉट अ ग्रेट, ये कोई बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के ऊपर का एरिया, मगर आपकी कोई और जैसे एक और साइड प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल ही, तो उसका भी ध्यान रखें। जिस प्रॉपर्टी पर आपका नाम है उस जगह की शक्तियाँ भी आपको इफेक्ट करती हैं। तो जहाँ जो बंद भी हैं इलाके, वहाँ जाके कभी कभार दिवाली अमावस्या कभी दिया जला दिया करें, या कभी धूप अगरबत्ती कर दिया करें। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, ये भी ध्यान रखें। और अगर उनको डिस्पोज ऑफ करना है तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दें। मतलब लंबे समय तक खंडर बनाने की जरूरत नहीं, खंडर होने का आप समझ रहे हैं यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव आ रहा है। ये मैं नक्षत्र भी देखकर बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर धनु राशि के लिए बताया। साल का जो अंत है, जब बृहस्पति का गोचर सिंह राशि में हो जाएगा,
तो वो एक अच्छा समय है, वहाँ पर हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं दिखती। बेसिकली हेल्थ का ध्यान जून से अक्टूबर रखना है ना। जब ये नवम भाव में बृहस्पति गोचर करेगा तो लग्नेश होकर नवम भाव में गोचर, ये तो साधना उपासना भी बढ़ाता है, और कोई अच्छे जिसे कहते हैं ना बड़े ऑस्पिशियस सेरेमनीज घर में होना, हाँ, वो भी दिखाता है। जैसे आपके पुत्र का जनेयू संस्कार होना, है ना, आप समझ रहे हैं, पुत्र का जनेयू संस्कार होना, कुछ षोडश संस्कारों में कुछ अच्छा कोई बड़े तरीके से और बड़े सिस्टम से कोई संस्कार का होना, ये वो भी दिखाता है। तो थोड़ा मिला जुला साल है। बट हाँ, अब थोड़ा देखिए यहाँ पर शनि चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, है ना, और ये दशम भाव को भी देख रहे हैं, तो तृतीय होकर देख रहे हैं, थोड़ा सा वो कहते हैं थमा हुआ दिखता है, थोड़ा स्टैग्नेशन दिखती है प्रोफेशन में भी। तो थोड़ा मतलब लगे रहें, अचानक से छोड़ के घर नहीं बैठ जाएं, लगे रहें। मतलब कई बार हमें एक मुश्किल टनल से गुजरना होता है, थोड़ा हार्डवर्क करना होता है, और उसके बाद ब्राइट लाइट दिखती है, देयर इज डार्क ब्राइट लाइट आफ्टर द एंड ऑफ द टनल, जैसे हम कहते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा धनु राशि वालों को करना पड़ेगा। ठीक है, अब उपाय। हाँ, उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा एक अच्छा उपाय है, सूर्य की उपासना भी अच्छा उपाय है। ठीक है, तो हनुमान चालीसा ज़रूर करें, और इसमें मैं ये कहूँगी अपनी सेहत के लिए गजेंद्र मोक्ष का जाप ज़रूर करें। गजेंद्र मोक्ष वैसे ही एक बड़ा ब्यूटीफुल और बड़ा ही पावरफुल स्तोत्रम है। मैं बहुत लोगों को कहती हूँ कि जब भी श्राद्ध पक्ष आए आप अपने पितरों के लिए गजेंद्र मोक्ष करें, है ना। जैसे आपने 3 गजेंद्र मोक्ष 16 के 16 श्राद्ध में किया, और आपने कहा कि मैं ये अपने पितरों को समर्पित करता हूँ, तो आप देखेंगे वो ये ऐसे ये जो उपाय हैं, ये सडनली, ये देखिए तपस्या हमेशा कहानी के कोर्स को बदल देती है, आपके भाग्य के, आपके डेस्टिनी को, कोर्स को, जो रास्ता है, जैसे नदी का कोर्स होता है ना, वो तो आपके भाग्य के कोर्स को बदल देगी तपस्या, है ना, ये ही बदलेगी। ठीक है। और आपको जागरूक कर देगी, सत्य आपको क्लियरली दिखेगा, आप जानेंगे कि मृत्यु लोक का जीवन है। कुछ तो परेशानी आएगी, आप सोचेंगे हर चीज़ का मैं उपाय ढूंढ लूँ, ऐसे ठीक हो जाए सब, तो नहीं होगा। ठीक बात, मेहनत उसके लिए करनी होगी, साधना उसके लिए करनी होगी, और पूजा पाठ करना होगा। ये बड़ा शानदार मुझे आपका लगता है कि आप ये रत्न पहन लो या ये उपाय कर लो की जगह आप कैसे सीधे भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, वो वाले उपाय हमें बता दिए। अब अगली राशि पर बढ़ते हैं, मकर। उनका कैसा रहेगा 2026? हाँ, देखिए मकर राशि को समझें तो लग्नेश जो है वो तृतीय भाव में, यानी कि मीन राशि में वक्री मार्गी पूरे साल में शनि जो है वक्री मार्गी होंगे। तो आप किसी इंटरेस्टिंग हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वो हॉबी आगे चल के आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकती है। आपके छोटे भाई बहन जो अभी पढ़ के निकले, वो अब प्रोफेशनली एस्टैब्लिश होने के लिए शुरुआती तौर पर, जैसे हम कहते हैं, अब जॉब्स में जाने लग सकते हैं। उनकी इनकम का एक सोर्स शुरू हो सकता है, खुल सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मकर राशि वालों के लिए छठे सप्तम और अष्टम में बृहस्पति का गोचर साल भर में रहेगा। तो जब छठे में गोचर रहेगा तो थोड़ा सा सेहत के लिए भी, और थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि चैलेंजेस इसमें दिखते हैं। वही वाली बात आती है, छठा भाव हम देखते हैं रोग ऋण रिपु के लिए। यहाँ पर बृहस्पति द्वादशेष होकर भी छठे में बैठे हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं वर्क रिलेटेड, तो वो अनकंफर्टेबल ट्रैवल है थोड़ा सा। ठीक है, और ऐसा ये जो छठे भाव का गोचर है, ये जनवरी से मई एंड ध्यान रखना पड़ेगा मकर राशि वालों को अपने ट्रैवल को लेकर। कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कंफर्टेबल है या नहीं है, अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये सब चीज़ को आप सेट कर सकें, मगर जो डिफेंस लाइन आपको लेनी है या जो चेक लाइन आपको लेनी है अपने कंफर्ट के लिए या अपनी सेहत के लिए, वो आप ले लें, है ना। आपको बहुत ज़्यादा इरेटिक फूड हैबिट्स नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ पे ये द्वादशेष आपके द्वितीय भाव को भी देख रहा है। द्वादशेष छठे में बैठ के द्वितीय भाव पर नवम दृष्टि से अपना एस्पेक्ट देगा। तो इरेटिक फूड हैबिट्स, मैं काम में इतना बिजी रहा कि बस मैंने मैगी खा लिया और बर्गर खा लिया और काम चलता रहा। तो आप ये ध्यान रखें कि न्यूट्रिशन और द्वितीय भाव पर ये इफेक्ट आ रहा है ना, इसलिए न्यूट्रिशन का अपनी आप ज़रूर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब मकर राशि के लिए बृहस्पति साल के अंत में अष्टम भाव में गोचर करेंगे।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर भी आपके कुछ, जैसे आपने कहा कि मैंने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, अब वो आप बहुत ही बुलिश हैं उस पर, तो मैं कहूँगी बहुत सोच समझ के, और ज़्यादा अमाउंट नहीं डालें आप, कुछ आप प्लाउ बैक करें, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसे इन्वेस्ट करें, और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो छोटे अमाउंट को करें। रिस्क से ग्रसित होकर फिर आपको मेंटल स्ट्रेसेस हो जाएं, आपको टेंशन्स हो जाएं, हाँ। उनसे आपको बचना है इस साल में। मकर राशि वालों को ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो संतान उत्पत्ति का योग भी दिखता है। जिनके वैवाहिक जीवन में अभी ये खुशी नहीं आई, उनको ये खुशी आने का भी योग दिखता है, मगर बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करें फीटल ग्रोथ को, हम ये बोलेंगे। ठीक है। अब क्या जाप कर सकते हैं मकर राशि वाले? इसमें सूर्य की उपासना भी कर सकते हैं आप, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सूर्य की उपासना आपकी हेल्थ को भी बचाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ये राहु केतु का भी जो गोचर है वो द्वितीय और अष्टम के एक्सिस पर रहेगा ऑलमोस्ट फॉर द होल ईयर। तो हेल्थ जो है, और मैंने वही फाइनेंशियल सेफ्टी की बात की, ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक दिखती हैं यहाँ पे। और इरेटिक फूड हैबिट्स की मैंने बात की, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो आप ये सोचें कि मैं परेशानी में हूँ, मैं किसी जगह जाता हूँ, किसी ऑकल्ट में आपने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए कि मैं कोई उपाय कराऊंगा, ये कोई बहुत पैसे बर्बाद ना कराएं आप, क्योंकि आप सिंपली जाने कुछ चीज़ों को तो समर्पित ही होना पड़ता है। हाँ। नहीं तो अगर मृत्यु लोक में हर चीज़ का उपाय होता तो कोई भी आदमी लॉसेस में नहीं आता और सभी उपाय करके तर गए होते। ऐसा नहीं है, किसी किसी को अपने कर्म को बर्दाश्त हमें करना ही होगा। जो पहले किया है उसे अब एग्जॉस्ट करना होगा। इसलिए बातों में आके अपने पैसे को ना गंवाएं, ये भी जानना ज़रूरी है। अब क्या करें? सूर्य की उपासना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, और अमावस्या को अगर माँ काली को आप वर्शिप करें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। बहुत विस्तृत मुझे लगता है मकर राशि वालों, आपको डिटेल में पता चल चुका है कि 2026 कैसा रहेगा। तो इन सारी बातों की सावधानी आपको रखनी है। और जब इतने अच्छे मैं तो हमेशा कहती हूँ कि उपाय आपको पता चल रहे हैं, मार्गदर्शन पता चल रहा है, तो आप फटाफट से पॉडकास्ट को लाइक भी यहाँ पर कीजिए। अब कुंभ राशि की हम चर्चा करें। कुंभ राशि सबसे ज़्यादा वायरल होती है, ये मैं पहले ही आपको बता दूं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमें कुंभ राशि पर ही आते हैं, मतलब कुंभ राशि वाले बड़ा एक्टिव रहते हैं, ये तो मुझे पता चल चुका है। अच्छा। अब 26 कैसा रहेगा उनका? हाँ, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए ये इंटरेस्टिंग है कि राहु केतु का लग्न और सप्तम पर ही ये गोचर रहेगा नवंबर लास्ट वीक 2026 तक, है ना। ये ऑलमोस्ट साल के 11 महीने तो लग्न और सप्तम पर ये राहु केतु का गोचर है। तो जब भी ऐसा होता है तो मैं ये कहूँगी ये अनकन्वेंशनल थिंकिंग जो है वो सीमित रखें, मॉडरेशन में रखें, है ना। अनकन्वेंशनल थिंकिंग में कई बार हम बिल्कुल ही नए आइडियाज़ ले लेते हैं, ये बंद कर देते हैं, वो बिज़नेस शुरू कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ एक फैक्ट्री लगा लेते हैं। तो अगर ऐसे आइडियाज़ आपको ग्रसित कर रहे हैं तो उन्हें, वो कहते हैं ना, एक बार विजडम के फिल्टर या प्रिज्म से उस आइडिया को ज़रूर देखें। जैसे आप विजडम के लेंस से अपने इस आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया को देखेंगे तो आप उसको फिर थोड़ा सा कर्व करेंगे, उस आइडिया को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है उस आइडिया की, उसको समझेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है। अब कुंभ राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में शनि मार्गी वक्री साल भर होने वाले हैं। तो अब ये शनि यहाँ पर द्वादशेष भी हैं, तो आपको फॉरेन ट्रैवल भी दिखा सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल में व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग, उसको भी केयरफुली समझना पड़ेगा। फॉरेन ट्रैवल में आपको बंधन महसूस हो सकता है कि मैं गया तो था वहाँ पे 15 दिन के लिए, मैं रह गया वहाँ पे 2.5 महीने के लिए, मैं तो उस हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं था। ये परेशानी भी दिखाता है। इरेटिक फूड हैबिट्स भी दिखाता है, या आहार का अभाव दिखाता है। मैं इरेटिक फूड हैबिट्स ना बोलकर इसको बोलूँगी, वो हमने मकर राशि के लिए स्पेसिफाई किया, दोनों राशियां शनि की है, मगर यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कहूँगी आहार का अभाव, लॉन्ग डाइटिंग। आपने सेल्फ प्रोग्नोसिस किया कि अब ऐसे नहीं, ऐसे खाना खाएंगे, तो मैं लॉन्ग डाइटिंग करूँ और फिर वो लॉन्ग इंटरिम फास्टिंग से
मैं कह रही हूँ करिए, आपको जैसे भी करना है। हमारा परंपरागत फास्टिंग तो है, आप एकादशी का फास्ट करें, आप मत्स्या का, अमावस्या का फास्ट करें, मगर अगर आप अपने सिस्टम से भी, अपने डाइट के हिसाब से भी फास्ट कर रहे हैं, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर न्यूट्रिशन, इज व्हाट आई वुड से। अब आप ये देखिए कि कुंभ राशि वालों के लिए पंचम, छठा और सप्तम ये बृहस्पति का गोचर रहेगा। तो पंचम भाव का गोचर जो है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति द्वितीयेश भी हैं, तो द्वितीय और पंचम का कनेक्शन जब आता है तो लक्ष्मी की कृपा होती है ना, ये लक्ष्मी स्थान माने गए हैं, है ना। तो जब ये कॉम्बिनेशन आया कि द्वितीयेश का पंचम में गोचर आया, तो लक्ष्मी की बढ़त दिखती है, बिजनेस में गेन्स दिखते हैं, नए बिजनेस के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं बिजनेसेस की, वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव योग उठता है, और ये स्पेसिफिकली साल के पहले 5 महीने का है, ठीक है। अब बृहस्पति उसके बाद जब छठे भाव में यानी कि कर्क में गोचर करेंगे, है ना, तो आपने फिर वहाँ अपने कुटुंब के सदस्यों की हेल्थ का ध्यान रखना है। आपकी फैमिली के, आप नहीं मगर आपकी फैमिली के, एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों की हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ एकादशेष होकर भी बृहस्पति छठे में जाएगा, तो जिसे कहते हैं कि इस समय में लोन्स मत लीजिए। इस समय में प्रॉब्लम जो दिख इतनी रही है, वो जब आप उससे लड़ेंगे या उससे जूझेंगे तो आपको लगेगा वो इतनी नहीं, वो इतनी है। जैसे टैक्स के कुछ मामले हम समझ रहे थे या सलटा रहे थे, वो इतने नहीं, वो इतने हैं, वो गहरे हैं। सो प्रॉब्लम्स जो सीम करेंगी छोटी हैं मगर गहरी होंगी। एकादशेष और षष्ठेश का लिंक जब भी आता है तो ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, इन्फ्लेम करता है, इन्फ्लेट करता है। तो ये ध्यान रखें इन चीज़ों का। अपनी स्टमक हेल्थ का ध्यान रखें। आप वेट गेन कर सकते हैं जून से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पित्त प्रवृत्ति बढ़ सकती है, और स्पेसिफिकली ये आप जैसे कई लोग कहते हैं स्टमक में ब्लोटिंग हो रही है, तो स्टमक हेल्थ और उसमें ब्लोटिंग होना, अगर ऐसा हो तो मिल्क प्रोडक्ट से आप थोड़ा सावधान रहें, ठीक है। जैसे ही ये सप्तम भाव में गोचर करेगा नवंबर दिसंबर के मास में बृहस्पति, तो तब कोई विवाह प्रसंग को एक्टिवेट कर सकता है और उसे फ्रूइशन की तरफ ले जा सकता है, यानी कि विवाह करवा सकता है बृहस्पति का ये गोचर साल के अंत में। जी, शहनाई बजेगी। बिल्कुल, ये करा सकता है। मगर मैं हमेशा कहती हूँ 12 प्रकार की डेस्टिनी नहीं है। अगर इसे बहुत सूक्ष्म तरीके से देखें या समझें, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी कुंडली को समझने के लिए उसे इंडिविजुअली अगर आप देखें तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हम जनरली बता रहे हैं कि हर राशि के लिए कैसा रहेगा, मगर 12 प्रकार की तो जीवन या डेस्टिनी नहीं है ना। वो जो फाइनर पॉइंट्स हैं उसको समझने के लिए, फाइनर पॉइंट्स को समझने के लिए आपको अपना चार्ट दिखाना चाहिए। और नहीं भी दिखाएं तो मैं ये कहती हूँ आप माने कि जीवन एक थ्रिलर नॉवल है, आप गुजरे इसमें से। ठीक बात। अब कुंभ राशि वाले करें क्या? हाँ, कुंभ राशि वाले क्या करें? देखिए, कुंभ राशि वाले जो है, जब मैं हेल्थ का यहाँ पर देखती हूँ पॉइंट, तो मैं कहती हूँ कि महादेव की उपासना करें। शिव कवच पढ़ने से हेल्थ में कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, और ये सिर्फ कुंभ राशि नहीं, ये सभी ध्यान रख सकते हैं। शिव कवच, नारायण कवच, दुर्गा कवच, हनुमत कवच, ये बड़े ही पावरफुल कवच कहे गए हैं। मगर शिव कवच बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, मगर शिव कवच बड़ा ही पावरफुल कवच है। इसे आप पढ़ के देखें। शिव कवच नहीं तो दुर्गा कवच आप कुंभ राशि वाले पढ़ के देखें, और आपको इसका ज़रूर बेनिफिट होगा। मैं सभी को कहती हूँ तीन कवच, जैसे हमारे जो ज्योतिष गुरु हैं राव सर, उन्होंने हमेशा कहा नारायण कवच 3 बार कीजिए। एक बार अपने राष्ट्र के लिए, एक बार अपने लिए, एक बार अपनी फैमिली के लिए। ये 3 बार अगर सभी करने लगें, और आप जाने कि जब जब सामूहिक जप आप करते हैं, जैसे आपकी पूरी फैमिली, आपने RWA में ये सेटअप किया कि बुधवार के दिन हम बैठेंगे और नारायण कवच पढ़ेंगे, आप माने कि आने वाली आपदा को आप शांत कर सकते हैं ऐसा करके, अगर आप सामूहिक जप करेंगे तो। किसी ज़माने में तो अगर लोग बैठ जाए, एक साथ एकत्रित हो जाएं और हनुमान चालीसा भी 108 बार पढ़ें, ऐसी ऊर्जा क्रिएट होगी, अणु परमाणु जो उस स्थान के, ऐसी ऊर्जा क्रिएट होगी कि आने वाली विपदा भी काफ़ी हद तक क्षीण हो जाएगी। इसलिए सामूहिक जप को आप कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत करें। अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिलीज नहीं मिल सकते, अपनी फैमिली में बैठिए आप अगर 5 लोग हैं और सब लोग 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सबको 35 का इफेक्ट है। अच्छा, ऐसा है
इस ऊर्जा का एक पूरा एक वो मंडल बन जाता है। इस मंडल में जो आ गया उसको उस ऊर्जा का इफेक्ट आ जाएगा। शायद यही वजह है कि हमेशा से ही हमारे यहाँ चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे अखंड रामायण का पाठ हो, तो वो सभी को आमंत्रण जाता है और सारे एक साथ बैठ के ही पढ़ते हैं। अब चाहे भले पंडित जी आने लगे हैं तो पंडित जी के भी साथ साथ सब लोग पढ़ते हैं। मैं कहती हूँ अगर लोग अपने बच्चों के बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे अगर ये भूल जाएं कि उनको सिर्फ पार्टी करनी है, अगर वो अपने घर में रामायण और सुंदरकांड का पाठ कराएं तो एक तो वास्तु दोष भी शांत हो जाते हैं, ऐसी ऊर्जा क्रिएट होगी। इसको मत ये सोचें कि सिर्फ वास्तु दोष, ऐसी ऊर्जा क्रिएट होगी। ये अपने आप तपस्या का मौका है। जब तक आप देहधारी हैं, आपने स्तुति की उस परमेश्वर की, चाहे वो सुंदरकांड किया या आपने रामायण किया, आपने स्तुति में अपना समय व्यतीत किया, उसकी स्तुति में आपने लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की तरफ मोड़ा। इससे और ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी बीच बीच वाली चर्चा है, मैं चाहती हूँ व्यूवर्स इसलिए पूरा पॉडकास्ट देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कन्या राशि वाले अपनी कन्या राशि देख के चले जाते हैं, पर ये फिर जो बीच बीच में चर्चा हो रही है वो मिस हो जाएगी। तो ये आप दूसरों तक फॉरवर्ड भी करें और कमेंट करके बाकी लोगों को आगाह भी कर दें कि पूरा पॉडकास्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी दूसरी राशि वाले में भी जो गंभीर चर्चा हुई है, अध्यात्म की चर्चा हुई है, वो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए ये ज़रूरी है। अब 11 राशियों के ऊपर चर्चा हम कर चुके हैं, अंतिम राशि बच रही है मीन राशि। तो मीन वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? अब मीन राशि को समझते हैं। तो मीन राशि के लिए देखिए, शनि जो है वो लग्न में ही बैठे हैं और साल भर में वक्री मार्गी होंगे। अब जब वक्री होंगे तो द्वादश में बैठे राहु के साथ अपना इफेक्ट बनाएंगे और ट्रैवल करा देंगे मीन राशि वालों को। ऐसा हम देखते हैं जून से लेकर दिसंबर के मंथ के बीच में, क्योंकि ये पीरियड है शनि के वक्री होने का। तो यहाँ पर ट्रैवल रिलेटेड आपको दिख जाएगा कि ये प्रोफेशनल ट्रैवल भी हो सकता है और कोई प्रोजेक्ट है, माने इसे प्रोफेशनल ट्रैवल ही देखें। जैसे जो बिजनेस रिलेटेड, जो बिजनेस में रत हैं लोग, वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेके गए, मगर ये काफ़ी थोड़ा सा, एक होता है 10-15, एक है 5-6 महीने में बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपने किया, बहुत ज़्यादा। तो ये जो अगस्त से दिसंबर का पीरियड है, क्योंकि शनि जो है वो 27 जुलाई को वक्री होंगे, 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये जो पीरियड है, इसमें मीन राशि के लिए जो वक्री शनि का पीरियड है, ये ट्रैवल दिखाता है, क्योंकि द्वादश भाव की तरफ अपना इफेक्ट दिखाएंगे और राहु जो द्वादश भाव में बैठे हैं उसके साथ अपना एक कॉम्बिनेशन, अपना एक इफेक्ट लेंगे। कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, मगर इफेक्ट वक्री होकर, ठीक है। एक तो आप ये जानिए। इसके बाद ये मीन राशि के जो शनि हैं, ये दशम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, एकादशेश होकर प्रोफेशनल राइज के पीरियड का समय है मीन राशि वालों के लिए। इस बात को जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो बृहस्पति है वो चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में गोचर करेंगे। अब साल के पहले 10 महीने चतुर्थ और पंचम का गोचर तो बहुत अच्छा रहेगा। जब पंचम में गोचर आएगा तो मीन राशि वाले कुछ किताब लिख सकते हैं, कुछ छोटे एसेज लिख सकते हैं, या कुछ बहुत जो नहीं लिखते वो कुछ बहुत क्रिएटिव करेंगे। जून से अक्टूबर, है ना, बेसिकली साल के पहले 10 महीने कुछ क्रिएटिव करते दिख रहे हैं। जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी थी वो साल के पहले 5 महीने में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। बृहस्पति एक्सपेंशन के प्लैनेट चतुर्थ भाव में वक्री मार्गी होंगे, केंद्र में आ गए, और केंद्रों के ही स्वामी हैं, केंद्र में आ गए। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी बृहस्पति पिछले साल भी, साल के आप जानेंगे सेकेंड हाफ में भी, ये मई 2025 से भी अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में थे। उस समय अगर कोई घर की डील आपने पूरी नहीं की तो वो अब आप जनवरी से मई पूरी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी बृहस्पति मिथुन राशि में थे, फिर कर्क में आए, फिर वापस मिथुन में। अब आजकल यही चल रहा है फास्ट फॉरवर्ड मोशन में, है ना। इन डेट्स को बहुत केयरफुली समझना पड़ता है, ठीक है। तो जो डील पिछले साल आप जिसमें इंडल्ज कर रहे थे या पूरी नहीं हुई थी, वो अब इस साल होने का योग बना हुआ है जनवरी से मई। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश छठे भाव में गोचर करेंगे नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में। तो मीन राशि वालों को इन 2 मंथ्स में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब ऑलमोस्ट फॉर द होल ईयर राहु केतु छठे और द्वादश भाव का गोचर पकड़ेंगे, ये एक्सेस करेंगे, यानी कि कुंभ और सिंह के एक्सेस पे राहु केतु पूरे साल रहेंगे। अब इसके लिए अगर हम देखें तो केतु क्योंकि छठे भाव में
ऑलमोस्ट पूरे साल गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टमक हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, बहुत मैदा खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, इसका ध्यान रखें, ये ज़रूरी है। केतु छठे भाव में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। और कभी कभार अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई अननोन सोर्सेज से खाना खाया तो थोड़े फूड पॉइजनिंग के योग बन जाएंगे। ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। और बृहस्पति जब इसके साथ मिल जाएगा, है ना, स्पेसिफिकली द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि उसके बाद तो चेंज हो जाएगी, ये युति टूट जाएगी। ये नवंबर की जो युति है केतु और बृहस्पति की सिम में, ये थोड़ा हेल्थ को ज़्यादा प्रॉब्लम देती दिखती है। मगर प्रोफेशनली ये एक बड़ा ही अच्छा साल है मीन राशि वालों के लिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब मीन राशि वाले फिर करें क्या, वो भी बताइए। देखिए, मीन राशि वाले किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग पे दर्शन ज़रूर करें। और साल में 12 पूर्णिमा है, कोशिश करिए। और मैं ये कहती हूँ कि ये सिर्फ मीन राशि के लिए नहीं, मगर सभी कोशिश करें कि 3 पूर्णिमा तो शिव का अभिषेक करें। चाहे देखिए, अब रुद्र अष्टध्यायी सबको नहीं आती, सब कहते हैं कि आप ठीक है, आप परंपरागत ब्राह्मण पंडित से आप ज़रूर कराएं, ये भी करा सकते हैं। मगर पूर्णिमा और अमावस्या को आप अगर महादेव की उपासना करें तो बड़ा ही फलदायी होगा। मीन राशि वालों के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बात कह रही हूँ, है ना। अब अगर आप कहें कि किया क्या जाए, तो हम कहेंगे रुद्र अष्टकम का जाप किया जा सकता है, शिव सहस्त्रनाम का जाप किया जा सकता है। ये कुछ अच्छे और पावरफुल मंत्र हैं। और अगर आपने पूर्णिमा अमावस्या और आपका मन हुआ तो मंडे भी आपने पकड़ लिया, सोमवार भी पकड़ लिया, तो तपस्या क्रिएट कर लेंगे आप अपने लिए। हमने एक पहले पॉडकास्ट किया था जिसमें आपने अलग अलग सहस्त्र नाम की महिमा बताई थी, लेकिन उसमें आपने ये कहा था कि मैं इन सब में सबसे ऊपर विष्णु सहस्त्र नाम को रखती हूँ। उसकी वजह कारण भी आपने बताया था। मैं उस पॉडकास्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी ताकि आप डिटेल में उस चीज़ को समझ सकें, जान सकें। रामायण में लिखा हुआ है कि दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जहाँ पाउब तहीं। तो जो लिखा है वो तो होना ही है, बावजूद इसके हम अपने कर्मों से, आध्यात्म से, प्रभु की भक्ति से उसको कुछ कम कर सकते हैं। शुभकामनाएं मेरी आप सभी को है। 2026 बहुत मंगलमय रहे। 2025 में मैम क्योंकि कुछ बुरी खबरें सामाजिक तौर पर हमने देखी हैं, तो उम्मीद हमेशा यही रहती है कि आगे और अच्छी किरण मिलेगी और हम आगे जाएंगे, देश आगे जाएगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें न सिर्फ राशिफल बताया, उसके पीछे की वजह, वो क्यों हो रहा है, उसे कैसे रोक सकते हैं, जो हम कहते हैं ना साइंटिफिकली प्रूवन, तो उस लिहाज से आपने हमें समझाया है। बहुत धन्यवाद मैम आपका। बिल्कुल, थैंक यू शालिनी। धन्यवाद आपका भी, आपने बुलाया मुझे। और ये जुगलबंदी हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छी रही। धन्यवाद।